तो अगर हम बात करते हैं पाइथन की, तो पाइथन इज नॉट ए न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन हमारा फर्स्ट टाइम जो रिलीज किया गया था वो हमारा 1991 में रिलीज किया गया था। और इनके जो क्रिएटर हैं पाइथन लैंग्वेज के, वो हैं ग्यूडो वैन रॉसन। ये हैं ग्यूडो वैन रॉसन, क्रिएटर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दिस वन, ठीक है। इन्होंने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया था। क्यों बनाया था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों बनाया था? क्योंकि 1991 में डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, एआई, जेंगो फुल स्टैक, सिलेनियम टेस्टिंग, आईओटी, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, या जिन चीज़ों के लिए आज हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं, 1991 में शायद इनमें से कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि इंटरनेट ही नहीं था। जब इंटरनेट ही नहीं है तो वेबसाइट ही नहीं बनेगी, मोबाइल एप्लीकेशन क्यों बनेगी जब इंटरनेट ही नहीं है ना। तो उस समय पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज किया गया था, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम था अमीबा ऑपरेटिंग सिस्टम। इस अमीबा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया गया था। लेकिन सर आज 2023 हो गई, आज हम लोग पाइथन पढ़ने जो आए हैं, शायद एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे इसलिए पढ़ने नहीं आए। तो आज हम पाइथन पढ़ने क्यों आए हैं, उसकी दो वजह। पहली वजह है इजी टू अंडरस्टैंड, पाइथन को सीखना आसान है। और दूसरा है लेस डेवलपमेंट टाइम। पाइथन से जब हम कोड बनाते हैं तो हमारा जो टाइम है वो कम लगेगा कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक जावा, सी, सी प्लस प्लस। तो पाइथन में जो हमारा डेवलपमेंट टाइम है वो हमारा कम लगता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि 1991 में क्या पाइथन आसान नहीं थी? 1991 में क्या पाइथन में डेवलपमेंट टाइम ज़्यादा लगता था? तो उस समय ये फेमस क्यों नहीं हुई? अभी अचानक से फेमस क्यों हुई है? हमने कहा 2023 में फेमस नहीं हुई है। 2023 में तो आप पढ़ने आए हैं, ट्रेंड में ये 2016 से है। तो 2016 से 1991 के बीच का सफर इसका बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। कोई नहीं जानता मार्केट में से, सिर्फ डेवलपर्स इंडस्ट्री में जो यूज होने वाले हैं वही जानते हैं। हम लोगों के लिए कॉलेज लाइफ में, है ना, फ्रेशर की लाइफ में 2016 से ये हमारा टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है। वहां से ये हमारा एकदम ट्रेंड में आना शुरू हुई है। ठीक है, तो क्वेश्चन फिर वही हो गया कि सर चलो 2016 मान लेते हैं, तो 2016 और 1991 में तो काफी गैप हो गया। तो पहले पॉपुलर क्यों नहीं हुई टेक्नोलॉजी, आज ही क्यों पॉपुलर हो गई? तो इसका ना एक डाउन साइड था जो कि आज भी है। वो क्या है? स्लो एग्जीक्यूशन। पाइथन में आप कोडिंग तो फास्ट कर लेते हैं, लेकिन आपकी कोडिंग रन भी तो होगी, तभी तो वो काम होगा जिस काम के लिए आपने कोडिंग करी है। तो आप अपने प्रोग्राम को फास्ट मैनर में बना सकते हैं, लेकिन उस प्रोग्राम को जब रन करते हैं तो एग्जीक्यूशन उसका कैसा होता है? स्लो होता है। अब आज क्यों पाइथन पॉपुलर है? इसीलिए क्योंकि आज हमारे पास ना स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर अवेलेबल है। आज लैपटॉप लेने जाएंगे तो 8 GB रैम तो मिनिमम लेकर ही जाएंगे। ठीक है। अगर हम बात करें 1991 में, तो हो सकता है 8 GB की हार्ड डिस्क आती है, रैम तो छोड़िए, इतने साइज की तो हार्ड डिस्क आती होगी उस समय। ठीक है। तो 1991 में या उस समय हार्डवेयर बहुत कॉस्टली होते होंगे, अच्छे हार्डवेयर बजट में नहीं आते होंगे, हो सकता है इतने स्ट्रांग हार्डवेयर होते ही ना हो। आज वो प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। तो क्यों ना पाइथन का जो एक प्लस पॉइंट था उसका यूज करा जाए। प्लस पॉइंट क्या था? आसान है। प्लस पॉइंट क्या था? डेवलपमेंट टाइम कम लगता है। अब रही बात एग्जीक्यूशन स्लो वाली, तो क्यों ना हार्डवेयर स्ट्रॉन्ग लगाकर इसको हम करेंगे। ठीक है। तो आज हम क्यों पढ़ते हैं वो समझ में आ गया, पाइथन का डाउन साइड क्या है वो समझ में आ गया। अब बात करते हैं पाइथन का नाम पाइथन क्यों पड़ा था। पाइथन के जो क्रिएटर हैं रॉसम, ये एक कॉमेडी शो को बहुत लाइक करते थे, और उस कॉमेडी शो का नाम था मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। इस कॉमेडी शो के टाइटल में एक वर्ड आ रहा है पाइथन। इन्होंने अपनी लैंग्वेज का नाम पाइथन कहना शुरू कर दिया। तो कॉमेडी शो को बहुत लाइक करते थे,
कौन? क्रिएटर ऑफ पाइथन। तो इसीलिए उन्होंने अपनी लैंग्वेज को, उस कॉमेडी शो में एक वर्ड आ रहा था पाइथन, वो कहना शुरू कर दिया। यानी कि पूरी तरह से नॉन टेक्निकल आंसर है कि पाइथन का नाम पाइथन क्यों पड़ा। तो सर ये तो नॉन टेक्निकल हो गई। अब आप मुझसे बोलो सर आपका नाम आदित्य क्यों है, तो भाई सीधी सी बात है, ये कोई टेक्निकल क्वेश्चन तो है नहीं कि मेरा नाम आदित्य क्यों है, ये तो मेरे पेरेंट्स बताएंगे कि उन्होंने मेरा नाम आदित्य क्यों रखा। इसी तरह से पाइथन के पेरेंट्स कौन है? ये रोशन। इनसे पूछा गया कि आपने लैंग्वेज का नाम पाइथन क्यों रखा, तो इन्होंने आंसर दे दिया कि मुझे ये चीज अच्छी लगती थी, बस उसी के नाम पर मैंने लैंग्वेज का नाम रख दिया पाइथन। ठीक है। अब ये जो पाइथन है, इसको आज हम अगर डाउनलोड करते हैं तो कहाँ से करेंगे डाउनलोड? रौसम ने बनाई, तो रौसम ने बनाने के बाद किसको दे दी? जिसको दे दी वहां से डाउनलोड करेंगे। हमने कहा ऐसा नहीं है। रौसम ने एक ऑर्गेनाइजेशन 2001 में बनाई थी जिसका नाम था PSF, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। फुल फॉर्म इसकी है पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ठीक है, PSF। तो ये वेबसाइट, इसकी एक वेबसाइट है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इस ऑर्गेनाइजेशन की एक वेबसाइट है, www.python.org। तो इस वेबसाइट से जाके आप क्या कर सकते हैं? पाइथन को डाउनलोड कर सकते हैं। कल को अगर रौशन दुनिया में नहीं भी होंगे तो भी पाइथन चलेगी, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन ही रेस्पॉन्सिबल है पाइथन के आगे के वर्जन रिलीज करने के लिए फ्रॉम 2001 ऑनवर्ड। ठीक है, अब ये थोड़ा ना कि कल को पाइथन का नया वर्जन आएगा तो रौशन ही निकालेंगे, भाई फीता काटेंगे, ऐसा नहीं है ना। ये ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज काम करते हैं और वो एम्प्लॉयज की रेस्पॉन्सिबिलिटी है पाइथन को मेंटेन करने की। ठीक है, चलिए। अब यहाँ से पाइथन हमें जो मिल रही है वो ओपन सोर्स है, दैट मीन्स कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब सर ये बताइए, हम प्रोग्रामिंग करते ही क्यों हैं? ठीक है, हम पाइथन पढ़ लेंगे, आसान है, हम कर ही क्यों रहे हैं ये सब काम? प्रोग्रामिंग हम पढ़ते ही क्यों हैं? जरूरत क्या पड़ी प्रोग्रामिंग की? हमने कहा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सबसे पहले मुझे यही डिस्कस करना चाहिए था पाइथन शुरू करने से पहले जाके। तो चलो अब कर लेते हैं कि प्रोग्रामिंग हम पढ़ते ही क्यों हैं, जरूरत ही क्या है इसको करने की। हमने कहा अच्छा एक चीज बताओ, मान लीजिए ये आज आपका फर्स्ट डे है अर्थ पर, मान के चलो। तो ये बताओ, क्या आप दो नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो उस दिन? आज आपका पहला दिन है दुनिया में, न्यू बॉर्न बेबी। हमने कहा सर मल्टीप्लाई का हमें कुछ नहीं आता। क्या आता है आपको पहले दिन? पर रोना आता है, सोना आता है, वो दो ही चीज आती है जो भी नेचुरल चीजें हमारे। नंबर, मल्टीप्लाई, एडिशन, ये तो सब हमने यहाँ पे आके सीखा है ना। नेचर ने थोड़ी बताया नंबर होते हैं, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है। तो इसका मतलब जब आप दुनिया में आए थे तो आपको कुछ नहीं आता था, आपको सिखाया गया काउंटिंग, फिर काउंटिंग के बाद एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, फिर ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, अलजेब्रा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सब कुछ आपके दिमाग में डाल दिया गया। ठीक है, फिर आप जिन चीज़ों को सीख पाए उनका आप रेस्पॉन्स देने लगते हैं। ठीक है। अब अगर आप मल्टीप्लाई जान रहे हैं तो आपके सामने दो नंबर अवेलेबल हैं, एक सेकंड में आप आंसर दे रहे हो 20। अगर मैं आपसे कहूँ दो नंबर ये हैं 1978 और इसकी मल्टीप्लाई कर दो 2789 से, तो क्या आपका रेस्पॉन्स टाइम वही होगा जो इसके आउटपुट में? हमने कहा नहीं, इस बार मेरा रेस्पॉन्स टाइम बढ़ गया। एक्यूरेसी, हमने एक्यूरेसी भी श्योरिटी नहीं है, गलत भी हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इंसानों को कोई चीज़ सिखाई जाए, छोटे लेवल पर वो उससे पूछी जाए तब तो बता देगा। उसी चीज को जो सिखाया गया है जब थोड़ा लार्ज लेवल पर उससे करवाया जाता है तो टाइम बहुत लगता है और एक्यूरेसी की कोई श्योरिटी नहीं होती। एक और समस्या है, आपको नाइन्थ क्लास में न्यूटन के तीन नियम पढ़ाए गए थे, बताओ दूसरा नियम क्या है? भूल गए सर, अपना याद है? नाइन्थ क्लास और अब तक तो बहुत डिफरेंस आ गया है। तो इसका मतलब क्या है, इंसान जो भी सीखता है उसे भूल भी जाता है। हमने कहा अब सोचो नर्सरी से लेके आज की क्लास से पहले तक आपने कितना पढ़ा है? हमने बहुत कुछ पढ़ा है, सब कुछ याद है। हमने कहा नहीं, सब कुछ याद नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई करना आता है। क्यों आता है? क्योंकि डेली आप किसी न किसी फॉर्म में मल्टीप्लाई करते रहते हैं।
आप अपने डेली लाइफ में जो भी काम कर रहे हो, किसी से आपने कोई चीज खरीदी, 100 रुपए दिए, 80 की खरीदी, 20 वापस आ गए, जाने अनजाने अपने माइनस कर लिए। तो आप इन चीजों को डेली लाइफ में करते रहते हो, इसलिए आपको आती है। अगर आप एक हफ्ते जीरो हो जाओ, शून्य में चले जाओ, कोई भी काम ना करो अपने ब्रेन से, तब भूल जाओ क्या करा था। इसका मतलब सीखा हुआ भी हम भूल जाते हैं। और जो भी सीखना है यहीं पर आकर सीखना है, पहले से सीखकर हम कुछ आते नहीं। अब यहाँ पर इस समस्या का समाधान ढूंढा जा रहा है कि अगर हम काम करवाएं किसी से और हम उसको सिखाएं, चाहे वो छोटे लेवल का काम हो चाहे बड़े लेवल का काम हो, काम टाइम पर होना चाहिए और एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए और भूलने वाला कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। तो हमने कहा फिर तो मशीनें हैं, मशीन को बुलाओ, ये काम तो मशीन ही कर सकती है। तो मशीनों को बुलाया गया, मशीनों से कहा गया मल्टीप्लाई करो। मशीन ने कहा हमारे पास ब्रेन नहीं होता है, इंसानों के पास तो दिमाग होता है, हमारे पास थोड़ी ब्रेन होता है। तो मशीनों में दिमाग डाल दिया गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीपीयू। मशीनों में दिमाग आ गया। अब मशीनों से कहा करो मल्टीप्लाई, मशीनों का सिखाओ पहले कैसे होता है मल्टीप्लाई। अब यहाँ से हमारा आंसर आना शुरू होगा। मशीनों ने कहा सिखाओ पहले हमें कैसे होता है मल्टीप्लाई। मशीनों को कैसे सिखाएंगे, बस जो भी काम मशीनों से कराना है हमें उसको सिखाने के लिए क्या लिखना पड़ता है, एक प्रोग्राम लिखना पड़ता है। इस प्रोग्राम लिखने को ही क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो मशीनों से कुछ काम करवाना है तो जो भी काम करवाना है उसके लिए प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। और प्रोग्राम लिखने के लिए हमें जरूरत किसकी पड़ती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा, .NET, C++, PHP कोई सी हो सकती है। सीपीयू को इस बात का फर्क ही नहीं है। सीपीयू के पास जो कोड जाएगा उसे कभी पता नहीं चलेगा ये जावा का कोड है कि सी का है कि पाइथन का है कि .NET का है कि जावा का है, क्योंकि सीपीयू को तो 010101 नहीं लेगा उसको। ठीक है, चलो प्रोग्रामिंग क्यों करते समझ में आ गया। अच्छा ये बताओ, अब मशीन से अगर मैं इन दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन कराऊं और इसका मल्टीप्लिकेशन कराऊं, तो एक ह्यूमन का जो टाइम का फैक्टर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो दोनों एक ही टाइम लगेगा। मशीन के लेवल पर देखोगे तो जरूर इन दोनों में डिफरेंस रहा होगा मशीनी लेवल पर, बट इंसानी लेवल पर देखोगे तो शायद हमें फील भी नहीं होगा कि इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, किसमें कम टाइम लग रहा है। और एक्यूरेसी की पूरी श्योरिटी होगी कि दोनों नंबर का रिजल्ट कैसा आएगा, एक्यूरेट आएगा। अच्छा इस मशीन को अगर मैं 2 साल बंद करके रख दूं और 2 साल बाद चलाकर इससे मल्टीप्लाई करवाऊं तो भूल जाएगा मशीन में, तो भूल गए हम तो भूलने वाली बीमारी खत्म हो गई है। तो इंसानों के साथ साथ किससे काम करवाओ, मशीनों से काम करवाओ, मशीनों को सिखाओ, मशीनों से काम कराओ, स्पेशली लार्ज स्केल पर जब कैलकुलेशन करनी होंगी तब। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग क्यों पढ़ते हैं समझ में आ गया। इसी चीज को हम वन वर्ड में क्या बोलते हैं, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी काम जो इंसान कर सकते हैं उस काम को कौन कर रहा है, मशीनें कर रही हैं, हम क्या बोलते हैं उसको, ऑटोमेशन। किसी भी काम को जो इंसान करते हैं उस काम को जब मशीनों से कराया जाता है तो उसको ऑटोमेशन कहते हैं। और मशीनों से कराने के लिए हमें मशीनों को प्रोग्राम से पहले सिखाना होता है और उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो यानी कि ऑटोमेशन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है। और प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें पढ़नी चाहिए, तो उसका मैं हमेशा एक ही आंसर देता हूँ, जिस समय आप पढ़ने जा रहे हो उस समय ट्रेंड में कौन सी वो पढ़ लो। क्योंकि आप तो फ्रेशर हो, आपको टेक्निकल एस्पेक्ट ज्यादा पता ही नहीं होंगे। आप तो ये देखो क्राउड कहाँ भाग रहा है, ट्रेंड कहाँ जा रहा है, जहाँ ट्रेंड जा रहा है आप वहां चले जाओ। आप यहाँ पाइथन पढ़ने इसलिए आए क्योंकि मोस्टली लोग पाइथन पढ़ रहे हैं। आपने मार्केट में सुना है किसी से, सीनियर से या किसी फ्रेंड से या कोई रिलेटिव से। आप अगर 10 साल पहले मुझे मिले होते तो क्या पाइथन पढ़ने आए हो, तुमने कहा नहीं। सोचो 1980 में जो लोग पढ़ने आते होंगे क्या पाइथन पढ़ने आते होंगे, क्यों पढ़ने आएंगे, पाइथन है ही नहीं उस समय। तो हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करेंगे कोडिंग करने के लिए, इसका आंसर एज ए फ्रेशर हमें नहीं पता। हमें एक ही चीज पता है, ट्रेंड में क्या चल रहा है वही पढ़ने आ गए। तो 50 साल बाद या 20 साल बाद जो लोग पढ़ने आएंगे उस समय क्या ट्रेंड होगा वो पढ़ने आएंगे। हाँ, ट्रेंड बनने के पीछे जरूर वजह होती है। ट्रेंड अगर लैंग्वेज का है कोई वजह होगी जो क्यों है ट्रेंड। तो हमने कहा पाइथन ने अपने आप को प्रूव करा हुआ है एआई और डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस जैसे फील्ड में। तो जब भी दुनिया को एआई, डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस में कुछ भी ऑटोमेशन करना होता है तो सबसे पहले किसकी याद आती है, पाइथन। तो ये दौर अभी शुरू हुआ है जब से इंटरनेट
इजीली अवेलेबल हुआ है लोगों को, स्मार्टफोन इजीली अवेलेबल हुए हैं, डेटा बहुत जनरेट होना शुरू हो गया है। तो डेटा से जुड़े हुए टॉपिक हैं एआई, डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस। तो उस फील्ड में पाइथन बेस्ट सुटेबल। ठीक है, हर फील्ड ऑफ पाइथन बेस्ट सुटेबल है मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन इस फील्ड में बेस्ट सुटेबल है। जब लोगों ने देखा कि पाइथन का यूज इन फील्ड में बहुत अच्छे से हो रहा है, अप्रूवन है, तो क्यों ना पाइथन का यूज वेबसाइट बनाने में कर लें, क्यों ना पाइथन का यूज आईओटी में कर लें, क्यों ना पाइथन का यूज हम टेस्टिंग में कर लें। मशीन लर्निंग इसी का पार्ट है इस फील्ड का। तो ये है एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन पाइथन का, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। इस स्पेशलाइजेशन को देखते हुए लोगों ने सोचा इन फील्ड में भी पाइथन का यूज करके देखते हैं, तो यहाँ भी रिजल्ट अच्छा आने लगे। तो ये ट्रेंड बढ़ना शुरू हो। ठीक है, अगर आप किसी को आज एआई की एप्लीकेशन बनानी है तो उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आएगी, पाइथन। लेकिन अगर किसी को वेबसाइट बनानी है तो पाइथन के अलावा और भी चीजें आएंगी, जावा, डॉट नेट, मीन, पीएचपी, ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मुझे एआई की एप्लीकेशन बनानी है, एकमात्र ऑप्शन है पाइथन, है ही नहीं कोई और ऑप्शन आपके दिमाग में कुछ आएगी। तो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन अगर हम देखें पाइथन का, तो साइंटिफिक एप्लीकेशंस हो गई, एआई एप्लीकेशंस हो गई, डेटा एनालिटिक्स एप्लीकेशन हो गई, यहाँ पर स्पेशलाइजेशन है पाइथन का। ठीक है, लेकिन हम बना किसी भी तरह की एप्लीकेशन सकते हैं, एक को छोड़कर। कौन सी है वो? मोबाइल ऐप। मोबाइल एप्लीकेशन पाइथन में आज भी कोई नहीं बनाना चाहता। एंड्रॉयड में, आईओएस में, किसी भी प्लेटफॉर्म पर जितनी भी एप्लीकेशन आज अवेलेबल हैं, लाखों एप्लीकेशन अवेलेबल है एंड्रॉयड पर, लाखों एप्लीकेशन आईओएस के अंदर, उनमें से शायद ही कोई एप्लीकेशन होगी जो पाइथन में बनी है। क्यों? पाइथन स्लो है ना, मोबाइल का हार्डवेयर तो इतना अच्छा नहीं होता। चलो अब तो फिर भी अच्छे आने शुरू हो गए हैं, लेकिन मोबाइल में 4 GB रैम और मेरे लैपटॉप की 4 GB रैम में डिफरेंस है एफिशिएंसी। मेरे लैपटॉप की 4 GB रैम ज्यादा फास्ट होगी देन मोबाइल की 4 GB रैम। इसका आर्किटेक्चर अलग है, उसका आर्किटेक्चर अलग है। तो हम पाइथन को इसलिए मोबाइल एप्लीकेशन यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि पाइथन अपने आप में स्लो होती है। अगर हम कोई ऐप बनाकर डालेंगे मोबाइल में तो शायद टाइम ज्यादा लगेगा एग्जीक्यूट होने। ठीक है, तो यही वजह है हमारी। चलिए डाउनलोड करते हैं पाइथन को। तो समझ में आ गया पाइथन या कोडिंग ही क्यों करते हैं, चाहे पाइथन से करो चाहे जावा से करो, मशीनों से काम कराने के लिए। क्यों करा रहे हो मशीनों से काम? गलती ना हो, है ना। उसके बाद अवेलेबिलिटी, इंसान 8 घंटे काम करेगा, 24 घंटे तो काम करेगा नहीं, मशीनों 24 घंटे काम करा लो, है ना। चलो, तो अब चलते हैं पाइथन की वेबसाइट python.org। यहाँ पर जाएंगे, डाउनलोड ऑप्शन आ रहा है, पाइथन 3.11.3 क्लिक कर दिया। पाइथन का सेटअप 25 MB के आसपास है, डाउनलोड हो जाएगा आपका। तो लाइट वेट सेटअप है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत टाइम लगेगा डाउनलोड। आप इवन मोबाइल डेटा पे भी सिस्टम कनेक्ट करके चला रहे होंगे तो भी डाउनलोड 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट तो हो ही जाएगा हमारा। अब इसको इंस्टॉल करते हैं पाइथन को अपने सिस्टम पर। तो अब अगर मेरे सिस्टम में पहले से पाइथन इंस्टॉल हुई तो मॉडिफाई करने के लिए बोलेगा। अगर सेम वर्जन हुआ तो, डिफरेंट वर्जन हुआ तो उसकी अलग कॉपी हमारी इंस्टॉल हो जाएगी। तो मेरे में अभी 3.11.3 में लेकर आया हूँ, तो मेरे में ऑलरेडी साइज इंस्टॉल्ड है, तो मॉडिफाई करने के बोलता है। अगर मैं 3.12, 3.10 या 3.8 लेकर आता तो उसकी अलग कॉपी बना देता और पुराने वाली की अलग कॉपी हमारे सिस्टम में रह जाती। अभी क्या करते हैं, अभी सर इसको अनइंस्टॉल कर देते हैं ताकि हम फ्रेश इंस्टॉलेशन पाइथन का समझ पाएं तो फ्रेश इंस्टॉलेशन कैसे होता है। वायरस ने कुछ फाइल इन्फेक्टेड कर दी हो तो वो आ जाएंगी। रिपेयर का ऑप्शन मोस्टली सॉफ्टवेयर में आता है, विंडोज में भी आता है, विंडोज रिपेयर का। फाइल इन्फेक्टेड हो गई है तो वो दोबारा आ जाती है। हाँ जी। ठीक है, तो अब मैंने क्या करा, पाइथन का जो पुराना मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉलेशन था उसको मैंने अनइंस्टॉल कर दिया है। अब हम फ्रेश इंस्टॉलेशन पाइथन का देखेंगे। तो डबल क्लिक करा यहाँ पर मैंने। अब देखिए यहाँ पर इस बार इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ रहा है।
इंस्टॉल। ठीक है, अब क्लिक करेंगे यहाँ पर, लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, नीचे एक बॉटम में ऑप्शन आ रहा है ऐड python.exe टू पाथ। तो इस टैग बॉक्स को सेलेक्ट करते हुए आपको आगे बढ़ना है। और सर मान लीजिए हमने पहले ही पाइथन इंस्टॉल कर ली थी आपके बताने से पहले, और हमें याद ही नहीं है कि हमने सेलेक्ट किया था या नहीं किया था, तो देखो अगर आपको याद नहीं है सेलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होता ही नहीं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम आएगी, हमने कहा इनिशियली तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे हम एडवांस की तरफ आगे बढ़ेंगे प्रॉब्लम आएगी। जरा इमेजिन करिए, अभी मैंने आपको बताया पाइथन के सेटअप का साइज कितना है, अराउंड 25 MB। क्या आपको लगता है 25 MB में पाइथन, एआई, जेंगो, एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग सब आ गया होगा? सब कैसे आ जाएगा सर? इतना छोटा तो नहीं होगा सर, है ना? तो अगर मैं बात करूं एआई की, तो एआई का अपना जो पूरा सेटअप है वो 4 से 5 GB में आता है। जेंगो का अपना सेटअप 2 से 2.5 GB में आता है। और अभी आपके पास कितना है? 25 MB। इसका मतलब क्या हुआ कि आगे जाकर मुझे पाइथन के और भी चीज़ों को डाउनलोड करने की जरूरत पड़ेगी। उसमें ये चेकबॉक्स आपका रोल प्ले करेगा। अगर आपने चेकबॉक्स सेलेक्ट करा हुआ है ऐड python.exe टू पास, तो उस दिन आपको थोड़ा आसानी होगी इन चीज़ों को डाउनलोड करने में, जेंगो से रिलेटेड, एआई से रिलेटेड, डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड। और अगर आपने नहीं करा होगा तो आपको भी डाउनलोड ही नहीं होगा। आज तो जरूरत नहीं पड़ेगी, बेसिक तो सबके में चलेगा ही चलेगा। ठीक है, चलिए इंस्टॉल करते हैं। ये आपका इंस्टॉल हो रहा है, तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक और समझते हैं चीज़ों को। पाइथन का ये जो लोगो है इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। पाइथन का जो पुराना लोगो था वो ये नहीं था, वो कुछ और था। ये पाइथन का पुराना लोगो है। आ जाइए, हाँ, ओल्ड पाइथन लोगो। ठीक है, और ये आपका न्यू पाइथन लोगो। तो पहले पाइथन का लोगो जो 1991 से 2006 तक था वो ये था, और 2006 से लेके आज तक पाइथन का लोगो ये है। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे फनी स्टोरी है। कोई टेक्निकल इसका एस्पेक्ट नहीं है, नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट है। बताइए सर क्या नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट है? जब हम अपने घर में छोटे भाई बहनों के सामने, या एक ऐसा इंसान जिसको टेक्निकल चीज़ें नहीं पता, हम उसके सामने अगर पाइथन वर्ड बोलेंगे तो वो क्या समझेंगे पाइथन का मतलब? अजगर, सांप, क्योंकि पाइथन का डिक्शनरी मीनिंग अजगर होता है, सांप होता है। तो इनिशियली जब हम पाइथन के बारे में सुनते हैं तो हमें भी यही सेंस आता है कि पाइथन का कोई अजगर और सांपों से कोई कनेक्शन तो नहीं है। तो इनिशियली ऐसा हमारे जब ब्रेन में आता है, तो पाइथन के क्रिएटर ने क्या करा, इस सेंस को एक फन की तरह लिया, और उन्होंने क्या करा, पाइथन का लोगो यहाँ से हटाकर पाइथन का लोगो क्या कर दिया, कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्नेक्स। ब्लू कलर का एक स्नेक लगा दिया, इसकी आंख है ये, और ये येलो कलर का स्नेक है, ये उसकी आंख। तो आज पाइथन का जो लोगो है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्नेक। और ये क्या दे रहा है, एक फन दे रहा है कि लैंग्वेज का नाम पाइथन है, तो लोगो हमने क्या बना दिया, कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्नेक यहाँ पर बना दिया। अब इस फन को आप आगे और भी देखेंगे, आगे जाके कुछ एडवांस टूल्स हैं जिन पर हम लोग पाइथन पे काम करेंगे। तो एक का नाम एनाकोंडा है। अब एनाकोंडा तो फिर तो भाई सांप वाली सीरीज हो गई। तो क्या है, जस्ट फन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो पाइथन के बहुत सारे सॉफ्टवेयर के नाम, पाइथन के सॉफ्टवेयर के जो लोगो हैं, कई बार आप देखोगे उसमें स्नेक का सेंस आ रहा है, कई जगह आप देखोगे। और ये पूरी तरह से नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट है, इस बात का प्रोग्राम के आउटपुट से कोई मतलब, सिर्फ एक फन देने के लिए ऐसा किया गया। ठीक है, चलिए, तो मोस्टली टेक्नोलॉजी में ऐसा आप देखोगे, है ना? हडूप में आप हाथी देखोगे। हडूप एक टेक्नोलॉजी, इसका सिंबल क्या है, हाथी। क्यों? हाथी ताकतवर होता है, बड़ा होता है। हडूप का मतलब क्या होता है, बड़ा, बिग डेटा। तो फनी साइंस हर टेक्नोलॉजी देना चाह रही है। ठीक है, और जावा का सिंबल कॉफी कप है। तो आपको लगता है कोई टेक्निकल मीनिंग होगा इस बात में?
अब आगे बढ़ते हैं, ये इंस्टॉल हो गया जब तक हमारा, आगे चलते हैं और इस बात को समझते हैं कि पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है कि मान लीजिए आपने पाइथन का प्रोग्राम लिखा। आप जब पाइथन का प्रोग्राम लिखते हैं तो किस तरह के इंस्ट्रक्शंस का यूज करते हैं लिखने के लिए? हमने कहा किस तरह के इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं? इंग्लिश लाइक, दैट मीन्स ए बी सी डी का यूज करते हुए प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम में 1 2 3 4 5 इनका यूज कर सकते हैं। हमने कहा प्रोग्राम में प्लस माइनस लेस देन ग्रेटर देन इन सिंबल का हमने कहा कर सकते हैं। तो आप अपना प्रोग्राम जब बनाते हैं तो इंग्लिश लाइक कैरेक्टर्स का यूज करके बनाते हैं। ठीक है, अब ये आपका सीपीयू, आपने अपना प्रोग्राम जो भी लिखा आपने लिख कर दिया सीपीयू के लिए। सीपीयू इसको रिजेक्ट कर देता है कि मेरी समझ ही नहीं आ रहा आपने क्या लिखा है, क्योंकि सीपीयू को ए बी सी डी 1 2 3 4 प्लस माइनस लेस देन ग्रेटर देन ये सब सिंबल तो आते नहीं है समझ में। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि सीपीयू को सिर्फ क्या आता है? मशीन कोड। ये यूजर है हमारा। यूजर का मतलब है प्रोग्रामर से है। ठीक है, तो अब सीपीयू को आता है मशीन कोड 01010101, उसे एबीसीडी समझ में नहीं आता। तो अब क्या करा गया? वो कोड जो ह्यूमन रीडेबल होता है उसको एक लेबल दिया गया, हाई लेवल कोड। हाई लेवल कोड का मतलब हो गया जो ह्यूमन रीडेबल होता है। ठीक है, और जो सीपीयू रीडेबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं लो लेवल कोड। अगर एज ए प्रोग्रामर हम लोग अपना प्रोग्राम 01 में लिखते हैं तो हम बोलेंगे कि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम यूज कर रहे हैं प्रोग्राम लिखने के लिए लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि उसमें हम 01 में कोड लिखते हैं। अगर हम अपने प्रोग्राम में इंग्लिश लाइक कैरेक्टर्स का यूज करते हुए प्रोग्राम लिखते हैं तो हम बोलेंगे हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसी है? हाई लेवल। लेकिन सर वो प्रॉब्लम तो रह गई ना, आप जो उसको समझ सकते हैं आपने उसमें लिख लिया, लेकिन फिर सीपीयू को समझ में तो आया ही नहीं, फायदा क्या हुआ आपके लिखने का? तो बीच में यहाँ पर एक कंपोनेंट लाया गया जिसका नाम रखा गया इंटरप्रेटर। ये इंटरप्रेटर कंपोनेंट क्या करता है? ये आपसे इंग्लिश लाइक जो कोड है जो आपने लिखा है वो रीड करता है और जो सीपीयू रीडेबल हमारी फॉर्म है उसमें जनरेट करके आपको दे देता है। और यहाँ पर आपका बन गया 0101 वाला। ठीक है, तो इंटरप्रेटर क्या करता है? इस तरह से हमारे लिखे प्रोग्राम को मशीन कोड में रन करता है, मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और फिर सीपीयू को रन करने के लिए दे देता है। तो हम ऊपर से क्या बोल देते हैं? इंटरप्रेटर हमारे प्रोग्राम को रन करता है। वास्तव में इंटरप्रेटर रन नहीं कर रहा है, इंटरप्रेटर तो हमारे कोड का सिर्फ क्या बना देता है? मशीन कोड बना देता है। ठीक है, अब जो इंटरप्रेटर, पाइथन इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि इंटरप्रेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब क्या है? फ्रीली अवेलेबल है। जनरल पर्पस का मतलब होता है कि पाइथन किसी एक फील्ड में यूज नहीं हो रही है। जैसे आप पीएचपी की बात कर रहे थे, तो पीएचपी अगर कोई भी पढ़ने जाएगा तो पीएचपी को पढ़ने के बाद वो किस तरह की एप्लीकेशन बना रहा होगा? सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट। पीएचपी से एआई एप्लीकेशन नहीं बनती, पीएचपी से डेटा एनालिटिक्स नहीं होता, पीएचपी से आईओटी नहीं होता। पीएचपी से सिर्फ और सिर्फ क्या बनती है? एक ही चीज बनती है, वो है वेब। तो पीएचपी इज नॉट कंसिडर्ड एज जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज पीएचपी इज स्पेसिफिक टू वेबसाइट डेवलपमेंट। बट पाइथन के केस में ये ट्रू नहीं है। पाइथन का यूज करके आप अलग अलग फील्ड में यूज होने वाली एप्लीकेशन बना सकते हैं। एआई एप्लीकेशन बना लीजिए, वेबसाइट बना लीजिए, आईओटी एप्लीकेशन बना लीजिए,
डेटा एनालिटिक्स की कोई एप्लीकेशन बना लीजिए, तो इसलिए पाइथन को क्या बोलते हैं, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, अब जो पाइथन का सेटअप अभी आपने डाउनलोड करा है, उस पाइथन के सेटअप के साथ क्या क्या चीजें हैं जो आई हुई हैं। तो पाइथन सेटअप अभी आपने डाउनलोड करा है, उसके साथ क्या क्या चीजें हैं जो आई। अच्छा आप बताइए, आपको सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ेगी पाइथन सेटअप में। पाइथन सेटअप में आप क्या चाहते होंगे सबसे पहले, हमने कहा इंटरप्रेटर, क्योंकि अगर मैंने प्रोग्राम लिख लिया पाइथन का, तो उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करके रन कराने वाला काम तो इंटरप्रेटर का ही है, तो ये तो मुझे चाहिए सबसे पहले। तो जो अभी आपने सेटअप डाउनलोड करके इंस्टॉल करा है, उसके अंदर पाइथन इंटरप्रेटर ऑलरेडी आ चुका है, आपको अलग सब कुछ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंटरप्रेटर क्या करता है, ये एग्जीक्यूट पाइथन प्रोग्राम, पाइथन के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए इंटरप्रेटर का यूज किया जाता है। अच्छा, और क्या चीज आई हुई है यहाँ पर हमारी, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। सर ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का मतलब क्या है। अच्छा, थोड़ी देर नॉन टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने लाइब्रेरी वर्ड को फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में कहाँ एक्सपीरियंस करा होगा, स्कूल और कॉलेज के लाइब्रेरी। ठीक है, चलो, तो अब ये मान लीजिए आपका वो कॉलेज है जहाँ पर आप कभी पढ़े होंगे या पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे। तो कॉलेज के अंदर लाइब्रेरी होती है, बताएंगे कॉलेज के अंदर जो लाइब्रेरी होती है इसमें क्या होता है, कलेक्शन ऑफ बुक्स। शॉर्ट में अगर मैं बोलना चाहूँ तो ऐसे बोल सकता हूँ, और बहुत सारी चीजें होंगी बुक्स के अलावा, बट जनरली कलेक्शन ऑफ बुक्स। अच्छा, ये जो बुक्स यहाँ पर लाइब्रेरी में रखी गई हैं, ये किसी एक स्टूडेंट के लिए हैं या उस कॉलेज में पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट के लिए हैं, सारे के लिए। इसका फायदा क्या होगा कि मुझे मार्केट से परचेज नहीं करनी पड़ेगी, अपने एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अब अगर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम पढ़ रहे हैं, तो हम भी तो अपने प्रोग्राम ही बनाएंगे पाइथन के अंदर। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि पाइथन सेटअप के साथ पहले से ही बहुत सारे प्रोग्राम बनाकर दे दी गई हैं। अगर ऐसा कर दिया गया होगा तो मुझे थोड़े कम बनाने पड़ेंगे। जिस काम को करने का प्रोग्राम पहले से पाइथन में आता है, मैं उसी को यूज कर लूंगा अपने में, मैं दोबारा क्यों लिखूं उसके लिए। और अगर ऐसा किया जाएगा तो ऐसा सिर्फ मेरे लिए नहीं किया जा रहा है, जितने लोग पाइथन सेटअप डाउनलोड करेंगे हर किसी के लिए ऐसा हो जाएगा फिर। तो हमारा टाइम बच जाएगा हमको। सर हम तो फिर यही चाहेंगे कि पाइथन में रेडीमेड प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा आने चाहिए। तो शायद पाइथन की पॉपुलैरिटी का एक रीज़न ये भी है कि पाइथन में सबसे ज़्यादा बड़ी लाइब्रेरीज अवेलेबल है। ठीक है, तो पाइथन लाइब्रेरी का मतलब यही होता है कि आप की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके अंदर कलेक्शन ऑफ कोड, पहले से ही बहुत सारे कोड का कलेक्शन अवेलेबल है। आपको अपना कोड लिखते समय एक बार देखना है कि कहीं ये पहले से तो नहीं है लाइब्रेरी के अंदर, और अगर पहले से होगा तो आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का मतलब है कलेक्शन ऑफ रेडीमेड कोड बाई पीएसआई। देखो वो कोड होगा जो सबको चाहिए, मुझे चाहिए, इनको चाहिए, उनको चाहिए। जैसे अब जैसे मान लीजिए कोई मेडिकल शॉप वाला है, वो कह रहा है मेरे लिए सॉफ्टवेयर बना दो, तो आप क्या सोच रहे होंगे कि पहले से बन गया होगा पाइथन सेटअप में। डिपेंड रहता है, जैसे पाइथन जावा का जावा की लेवल की कोई कौन सॉफ्टवेयर लिखना पड़ता है, तो इसके अंदर एक ऑलरेडी लाइब्रेरी है जो कौन करता है। हाँ, तो क्वेश्चन है कि ज्यादा सब सारा कोड पहले से है, तो मैंने कहा सारा नहीं है,
जो कॉमन है, जो हर प्रोजेक्ट में यूज होता है, वो कोड पहले से आता है। कोई स्पेसिफिक कोड है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट का कोड है, तो वो तो नहीं आएगा इसके अंदर लिखकर, तो हमें बनाना पड़ेगा। क्योंकि हम पाइथन पढ़ते हैं तो सब कुछ पहले से आ जाए, तो हम ही क्यों पढ़ रहे हैं पाइथन को? ठीक, सब कुछ पहले से नहीं आता। पीएसएफ वो ऑर्गेनाइजेशन है जो पाइथन को मेंटेन कर रहा है। अब पाइथन में कुछ ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो पाइथन जिन लोगों ने बनाई उन लोगों ने नहीं बनाई। जैसे गूगल, तो गूगल ने पाइथन की मशीन लर्निंग और एआई की लाइब्रेरीज बना रखी है। जेंगो एक लाइब्रेरी है जो किसी और ने बनाई, पाइथन जिसने बनाई उसने नहीं बनाई। तो ऐसी लाइब्रेरी जो पाइथन में अलग से बनाई गई हैं, अगर आप उनको यूज करना चाहते हैं तो आपको उनको अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा। और उस डाउनलोडिंग को आसान करने के लिए इस सेटअप के साथ एक कमांड आती है जिसका नाम है पिप कमांड। तो आप क्या करते हैं, पिप कमांड का यूज पहले सीखते हैं कैसे होता है, और फिर इसके थ्रू हम कोई भी लाइब्रेरी जो थर्ड पार्टी है उसको हम आसानी से डाउनलोड कर लेते हैं। थर्ड पार्टी डाउनलोड एंड इंस्टॉल थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, इसके बिना भी कर सकते हैं लेकिन इससे थोड़ा काम आसान हो जाता है। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए कि मुझे अपना रिज्यूमे बनाना है, तो हमारा रिज्यूमे जनरली कहाँ बनाएंगे, एमएस वर्ड पे बनाएंगे। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि मुझे कुछ एनिमेशन के साथ कोई चीज़ किसी को समझानी है, तो शायद हम पावर पॉइंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से अगर कोई आपसे कहे कि मुझे पाइथन के प्रोग्राम को बनाना है, तो एमएस वर्ड पे बनाएं, पावर पॉइंट पे बनाएं, कहाँ बनाएं? तो उसके लिए भी तो कोई एक स्पेसिफिक एडिटर आना चाहिए जहाँ पर हम पाइथन का कोड लिख पाएंगे। तो हमसे कहा गया कि आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं पाइथन के प्रोग्राम को लिखने के लिए, लाइक नोटपैड यूज कर सकते हैं। और एक एडिटर पाइथन सेटअप के साथ भी दिया जा रहा है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं पाइथन के प्रोग्राम को लिखने के लिए। और उस एडिटर का नाम क्या होता है, आइडल एडिटर। आइडल एडिटर, इसी के अंदर शेल आता है, जो आप कह रहे हैं इसी के अंदर आता है। ठीक है, आइडल एडिटर क्या है, टू राइट एंड एग्जीक्यूट पाइथन प्रोग्राम, राइट एंड रन प्रोग्राम। अब एक और कंपोनेंट वो ये कि मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि हम कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से परचेज करते हैं, मान लीजिए मोबाइल, तो मोबाइल के साथ उसका एक मैनुअल आता है जिससे कि हमें ये समझ में आ जाए कि मोबाइल का यूज़ कैसे करना है। वो अलग बात है कि हमारा एक्सपीरियंस पहले से होता है तो हम उसे पढ़ते ही नहीं। आप कोई भी चीज़ मार्केट से परचेज करेंगे तो उस पर कहीं ना कहीं प्रिंटेड भी हो सकता है, अलग से मैनुअल अगर नहीं आ रहा है तो हाउ टू यूज। तो उसी तरह से पाइथन जिन लोगों ने बनाई उन्हें पता है पाइथन में किस किस काम को करने की लाइब्रेरीज हैं, पाइथन में कितने कीवर्ड्स हैं, कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। तो ये बात हमें कैसे पता चलेगी कि पाइथन में कौन कौन सी लाइब्रेरीज हैं, किस काम को करने के लिए बनाई गई हैं, और क्या सिंटैक्स होता है इसका, और का क्या सिंटैक्स होगा। तो ये बात हमें कैसे पता चलेगी? तो पाइथन वालों ने क्या करा, पाइथन का भी एक यूजर मैनुअल बनाया और उसमें सारी बात उन्होंने लिख दी। उस यूजर मैनुअल को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, पाइथन की ऑफिशियल बुक जिसमें पाइथन के सारी चीजें आपकी लिखी हुई। ऑफिशियल पाइथन, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो पाइथन का सेटअप था उस सेटअप के अंदर ये सारी चीजें हैं जो हमारी आई हुई थी, उनको समझ सकते। अब अगर आपसे कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए कि इंटरप्रेटर को अगर आप दो में से एक कैटेगरी में रखना चाहें, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तो किस कैटेगरी में रखना चाहेंगे? इंटरप्रेटर अपने आप में कौन है, हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है? इंटर अपने आप में एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम होगा। तो अगर इंटरप्रेटर अपने आप में एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम है,
तो ये भी किसी लैंग्वेज में बनाया गया होगा हमारा। तो इंटरप्रेटर किस लैंग्वेज में बनाया गया है ना। तो इसको लेकर एक हेडिंग आता है हमारा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब हो गया इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर्स ऑफ पाइथन। तो रोसम जो पाइथन के क्रिएटर हैं, वो जब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बना रहे थे तो उसका जो उन्होंने इंटरप्रेटर बनाया था वो उन्होंने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाया था, और उस इंटरप्रेटर का नाम है हमारा सी पाइथन। आगे सी पाइथन। सी पाइथन हमारा किस में बनाया गया है, सी लैंग्वेज में बनाया गया है। उसके बाद पाइथन इंटरप्रेटर को एक बार दोबारा बनाया गया जावा लैंग्वेज में, और उसका नाम रखा गया जाइथन। डेवलप्ड इन जावा। उसके बाद एक बार फिर बनाया गया डॉटनेट में, और उसका नाम रखा गया आयरन पाइथन। डेवलप्ड इन डॉटनेट। ऐसे एक और है पाई पाई। पाई पाई जो इंटरप्रेटर है वो पाइथन में बनाया गया है। इसके अलावा और भी है, ठीक है। तो ये क्या है, ये पाइथन की इम्प्लीमेंटेशंस हैं या पाइथन के इंटरप्रेटर्स के नाम हैं। सी पाइथन, जाइथन, आयरन पाइथन, पाइथन, ठीक है। अब इन सारे इंटरप्रेटर में किस बात का डिफरेंस होगा, हमने कहा पहला डिफरेंस हो सकता है एग्जीक्यूशन का, कि किसी प्रोग्राम को आप पहले इंटरप्रेटर से रन कराएंगे तो माइट भी एग्जीक्यूशन, हमारा टाइम मान लो T1 आया, दूसरे में T2 आया, तीसरे में T3, चौथे में T4। अब ये दोनों चारों टाइम सेम हो सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं, किसी में कम किसी में ज़्यादा लगेगा। एक डिफरेंस तो यही है कि ये जो इंटरप्रेटर्स हैं ये हमारे एक ही प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट कराएंगे तो अलग अलग टाइम में इसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। दूसरा डिफरेंस कहाँ आ सकता है, मेमोरी में। आप एक ही प्रोग्राम को एक इंटरप्रेटर पर रन कराते हैं तो वो एक्स अमाउंट मेमोरी का यूज करके रन करता है। हो सकता है कि दूसरा इंटरप्रेटर वाई अमाउंट मेमोरी का यूज करके रन करता हो। अब हो सकता है एक्स ग्रेटर हो वाई से, या हो सकता है वाई ग्रेटर हो एक्स से, ये नहीं कह सकते। तो इन इंटरप्रेटर में प्राइमरी जो डिफरेंस है वो हमारा मेमोरी यूसेज और एग्जीक्यूशन टाइम को लेकर हमारा होगा, ठीक है। इसके अलावा दूसरा डिफरेंस क्या होगा हमारा, दूसरा डिफरेंस होता है कि आप पाइथन को एक्सटेंसिबल अगर करते हैं तो किस लैंग्वेज के साथ एक्सटेंसिबल करते हैं उसका यूज कर सकते हैं। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ उसको समझाते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने क्या करा, ये एक पाइथन का प्रोग्राम बनाया। अब आपको ये पता था कि कोई एक पर्टिकुलर फीचर जावा लैंग्वेज में बेस्ट है, किसी और लैंग्वेज में वो इतना बढ़िया है ही नहीं, जावा में बेस्ट है। तो आपने क्या सोचा, क्यों ना जावा से उस चीज को पाइथन में हम इंटीग्रेट कर लें। पहला क्वेश्चन है, ऐसा कर सकते हैं हम पाइथन प्रोग्रामर, क्या जावा की लाइब्रेरीज जावा के कोड को पाइथन में यूज कर सकते हैं? आंसर इज यस, ऐसा किया जा सकता है। और इसी फीचर को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिबल फीचर। पाइथन इज एक्सटेंसिबल। तो कोई भी लैंग्वेज अगर ये कह दे कि वो एक्सटेंसिबल है, दैट मीन्स उस लैंग्वेज में अदर लैंग्वेज के कोड को इंटीग्रेट किया जा सकता है, ठीक है। तो पाइथन प्रोग्राम, अब अगर आपसे कहा जाए कि हम इस कोड को रन करना चाहते हैं, तो इस कोड को रन करने के लिए अब आपको जो इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ेगी वो आपका जाइथन होना चाहिए। सिर्फ जाइथन इंटरप्रेटर ऐसा है जो पाइथन को भी जानता है और जावा को भी जानता है। अगर आप बाकी के इंटरप्रेटर यूज करेंगे तो आपका एरर आ जाएगा, बाकी इंटरप्रेटर इस कोड को रन नहीं कर सकते।
तो अगर आप सी पाइथन पर जाएंगे या आप आयरन पाइथन पर जाएंगे तो ये इंटरप्रेटर आपको एरर जनरेट करके दे देंगे। अरे ये भी इसमें पहले से इंस्टॉल है, ये अलग से करने पड़ेंगे। ठीक है, अब दूसरी पिक्चर मान लीजिए इस बार आपके पास पाइथन का प्रोग्राम है और इस पाइथन का प्रोग्राम आपने यहां लिख दिया और इस बार आपको लगा कि मुझे इस प्रोग्राम में जो फीचर यूज करना है ना वो डॉटनेट में सबसे अच्छा है, किसी और लैंग्वेज में वो है ही नहीं। तो आपने क्या करा, डॉटनेट का जो कोड था वो आपने पाइथन के प्रोग्राम में मर्ज कर लिया। अब इस पाइथन प्रोग्राम को जब आप रन कराने जाएंगे तो आपको आयरन पाइथन इंटरप्रेटर की ही जरूरत पड़ेगी, बाकी के इंटरप्रेटर इस कोड को रन नहीं करा पाएंगे। अब अगर आप सी पाइथन इंटरप्रेटर या जाइथन इंटरप्रेटर लेकर आएंगे तो फिर ये कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक डिफरेंस तो हो गया मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन और एग्जीक्यूशन टाइम वाला। अब मान लीजिए आप इन दोनों फैक्टर पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं, आपका इस बार नीड है कि आप पाइथन में जावा का कोड यूज करना चाहते हैं, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप पाइथन के प्रोग्राम को रन करने के लिए फिर जाइथन इंटरप्रेटर का ही यूज करेंगे। ठीक है, अब जो इनका क्वेश्चन था कि ये बताइए सर अभी आपने जो सेटअप डाउनलोड करा है क्या उसमें ये सारे इंटरप्रेटर आ गए हैं या कोई एक ही आया है? आंसर इज एक ही आया है, सारे नहीं आए हैं। पर एक ही आया है तो फिर अगला क्वेश्चन फिर तैयार हो गया, दो क्वेश्चन तैयार हो गए, कौन सा आया है और बाकी सब कैसे मिलेंगे फिर हमारे लिए, कहाँ से करें डाउनलोड, है ना? इन सब के आंसर की बात करते हैं। तो जब आप इस वेबसाइट से आप डाउनलोड करते हैं तो आपको सी पाइथन इंटरप्रेटर ही मिलता है। अगर आप एक दूसरी वेबसाइट है, अगर आप यहां से डाउनलोड करेंगे तो आपको जाइथन इंटरप्रेटर मिलेगा। तो सर ऐसे ही तीसरी वेबसाइट है, आयरन पाइथन .net, इसी तरह से इसकी अपनी अलग वेबसाइट है। तो इस तरह से आप किस वेबसाइट से पाइथन का सेटअप डाउनलोड करते हैं उस वेबसाइट पर स्पेसिफिक इंटरप्रेटर अवेलेबल होता है। ऐसा नहीं होगा कि एक ही सेटअप में सारे इंटरप्रेटर आपको मिल जाएं। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, वो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पाइथन का अपना कोई वर्जन नहीं होता। पाइथन जिस इंटरप्रेटर के साथ आप यूज करते हैं वो उसी इंटरप्रेटर के वर्जन से जानी जाती है। इसका मतलब यह है कि सर ये जो वेबसाइट है python.org, यहाँ पर जब आप डाउनलोड पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पाइथन 3.11.3। ये पाइथन का वर्जन नहीं है, इस सेटअप के साथ जो पाइथन का इंटरप्रेटर आ रहा है ये उसका वर्जन है। और इस वेबसाइट से जो पाइथन का सेटअप आता है उसमें इंटरप्रेटर कौन सा आता है, सी पाइथन में। दैट मीन्स अगर मैं स्पेसिफिक होकर यहाँ पर आपको बताऊं तो मैं ये बोलूंगा ये सी पाइथन इंटरप्रेटर का वर्जन है। अब आप बोलेंगे सर ये बात कहीं लिखी है इस वेबसाइट पर? हमने कहाँ लिखी हुई है, कहाँ लिखी है वो देखिए। तो आप डाउनलोड्स में सबसे लास्ट ऑप्शन आ रहा है अल्टरनेटिव इम्प्लीमेंटेशन, आप इस पे क्लिक करिए और इस चीज को पढ़िए, ये जो लिखा हुआ है, दिस साइट होस्ट द ट्रेडिशनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन। ट्रेडिशनल मतलब पुरानी परंपरागत जो पहले से चली आ रही है, ट्रेडिशनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन, निड नेम क्या लिखा है, सी पाइथन।
यानी ये वाली जो वेबसाइट है ये आपको सी पाइथन इंटरप्रेटर प्रोवाइड करती है। ए नंबर ऑफ अल्टरनेटिव इम्प्लीमेंटेशन आर अवेलेबल एज वेल, ठीक है। और नीचे यहाँ पर लिस्ट लगी हुई है। अब सर मुझे पाइथन का वो सेटअप चाहिए जो डॉट नेट में बनाया गया है, तो आप जाएंगे आयरन पाइथन डॉट नेट वेबसाइट। यहाँ पर आपको अलग वर्जन दिखाई दे सकता है, दिखाई दिया, देखो इसका लोगो भी, ये तो एकदम साफ साफ सा सांप बना दिया उन्होंने। तो जहां भी जाओगे पाइथन के लोगो सिंबल में स्नेक जैसा सेंस आपको दिखना शुरू हो जाएगा। एक फन है और कुछ नहीं, जो काम की चीज देखने वाली वही है। आयरन पाइथन का जो वर्जन है वो क्या चल रहा है हमारा 3.4, ठीक है। तो इस तरह से सर अगर मैं इस वेबसाइट पे जाऊंगा json.org, यहाँ पे लिखा हुआ है जाइथन क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन इन जावा। डाउनलोड पे चलते हैं। करंट वर्जन ऑफ जाइथन है 2.7.3, यानी कि पाइथन लैंग्वेज का अपना कोई वर्जन नहीं होता, वो अपने इंटरप्रेटर के वर्जन से जानी जाती है। अब मान लीजिए आपसे कोई रास्ते चलते ये पूछ ले कि बताइए आप पाइथन पढ़ रहे हैं तो पाइथन का आप कौन सा वर्जन पढ़ रहे हैं, तो आप उस पर्सन को क्या आंसर देंगे? क्योंकि इसका आंसर तो है ही नहीं। आंसर तो इस बात का है कि इंटरप्रेटर का वर्जन कौन सा था। तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन होगा आप उसे समझाएंगे कि पाइथन का अपना कोई वर्जन नहीं होता है, पाइथन के इंटरप्रेटर के वर्जन होता है और हर इंटरप्रेटर के अलग अलग वर्जन। या फिर आप उसे ना समझाएं, आप उसे एक सिंगल आंसर दे दें जो कि सामने वाला एक्सपेक्ट कर रहा होगा, सिंगल आंसर। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हम सी पाइथन का आंसर देते हैं। तो जब भी पाइथन में हमसे कुछ पूछा जाता है और हमें स्पेसिफिक ना बोला जाए तो हम सी पाइथन के बारे में ही आंसर दे रहे हैं। कोई भी चीज जब हम किसी को बताते हैं पाइथन में ऐसा है, पाइथन में वैसा है, तो हम ना चाहते हुए जाने अनजाने में सी पाइथन के बारे में ही उसको बता रहे होते हैं। क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम पाइथन जो पढ़ते हैं वो इस वेबसाइट से डाउनलोड करी हुई पाइथन पढ़ते हैं, और इस वेबसाइट से जो पाइथन डाउनलोड हो रही है इसके साथ क्या आ रहा है हमारा सी पाइथन इंटरप्रेटर हमारा, ठीक है। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। सर क्या हम ऐसा होते हुए देख सकते हैं कि पाइथन में जावा चल रही है, पाइथन में डॉट नेट चल रही है? हमने कहा एक प्रोग्राम फटाफट से करके मैं आपको दिखा देता हूँ पाइथन में जावा कैसे यूज होती है, जिसको आपको ना सीखने की जरूरत है ना घर जाके करके देखने की जरूरत है। सिर्फ आप ये देख लो कि ये जो कहानी सुनाई गई है आपको, ये कहानी हमारा टेक्निकल है, ठीक है। तो जाइथन का सेटअप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। कहाँ से करेंगे? json.org वेबसाइट पर जाएंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, लेकिन एक डिपेंडेंसी है। जाइथन का सेटअप डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल तब होगा जब आपके कंप्यूटर में जावा इंस्टॉल, और जावा का भी कोई स्पेसिफिक वर्जन होना चाहिए। जैसे आज की डेट में अगर हम देखें तो जावा का लेटेस्ट वर्जन जावा 18 चल रहा है हमारा, लेकिन ये जावा 8 और जावा 11 तक ही सपोर्ट है। तो आपके सिस्टम में अगर जावा 8, 9, 10, 11 है तो आप इसे इंस्टॉल कर पाएंगे। तो मैंने अपने सिस्टम पे ऑलरेडी ये सब सेट कर रखा है क्योंकि मुझे दिखाना होता है बैच में। तो मेरे में जावा 1.8 पहले से, ठीक है। अब मैं इसको डाउनलोड करके, इंस्टॉलर को मैंने डाउनलोड कर लिया और ये मैंने इंस्टॉल भी कर रखा है ना, तो इसमें मैं टाइम खराब नहीं करता। तो मैंने सिंपल डाउनलोड कर लिया, डबल क्लिक, नेक्स्ट नेक्स्ट, इंस्टॉल है मेरे में ऑलरेडी है, ठीक है। मैं आपको चेक करा देता हूँ। अब अगर मुझे चेक करना है कि मेरे कंप्यूटर में जाइथन का क्या वर्जन है, तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूंगा, सर्च बार में जाके cmd लिखेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे जाइथन स्पेस डबल डैश वर्जन। इससे क्या होगा, आपके कंप्यूटर में जाइथन का कौन सा वर्जन इंस्टॉल है, अगर है तो पता चल जाएगा, और अगर नहीं है तो एरर मैसेज आ जाएगा। है जाइथन 2.7.3,
और अगर मुझे ये पता करना है कि मेरे कंप्यूटर में सी पाइथन है कि नहीं, और अगर है तो कौन सा वर्जन इंस्टॉल है, तो पाइथन लिखेंगे, सी पाइथन नहीं लिखना है। बाय डिफॉल्ट पाइथन का मतलब सी पाइथन ही माना जाता है, तो सी साइलेंट मान लो ना, पाइथन स्पेस डबल डैश वर्जन, क्योंकि आ गया 3.11 पॉइंट, तो मेरे कंप्यूटर में सी पाइथन भी इंस्टॉल्ड है 3.11 और जाइथन भी इंस्टॉल है 2.7। एटलीस्ट हम इस काम को तो कर ही पाएंगे कि पाइथन में जावा लगा दें। डॉट नेट मुझे आती नहीं है तो इसलिए मैं कर भी नहीं पाऊंगा, जावा मुझे आती है इसलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ, समझने की जरूरत हमें नहीं। एक सिंपल सा फोल्डर कोई बना लिया, पहले मैं इसमें एक जावा का कोड बनाता हूँ। आप फील करिएगा कि जो लोग पढ़ते होंगे जावा, उनको ऐसा कोड सीखना पड़ता होगा, तब जाके वो जावा में कोडिंग कर पाते होंगे। फिर आप अपने पाइथन को देखिएगा कि पाइथन में अगर हम कोड सीख रहे हैं तो हमें क्या लिखना पड़ जाता है। सिंपल मैंने एक शो नाम का जावा के अंदर कुछ कोड बनाया जिसमें एक मैसेज लिख दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और लिख दिया शो फ्रॉम जावा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक पाइथन का प्रोग्राम बनाता हूँ पहले। अच्छा, ये जो प्रोग्राम मैं अभी बना रहा हूँ, ये प्रोग्राम सिर्फ पाइथन कोड कंटेन करता है, इसमें मैंने अभी जावा का कोड इंटीग्रेट नहीं करा है। अब इस कोड को अगर मैं रन करवाऊंगा तो दोनों इंटरप्रेटर चला देंगे, क्योंकि ये तो पाइथन है, पाइथन को सी पाइथन भी रन कर सकता है और जाइथन भी रन कर सकता है। हमने कहा चलो पहले ऐसा होते हुए देखते हैं, तो हमने लिखा पहले यहाँ पर पाइथन a.py। तो डेट मीन्स हम a.py नाम का जो पाइथन प्रोग्राम बनाया है उसको हम सी पाइथन इंटरप्रेटर से रन करा दें, चल गया, कोई इशू नहीं है। अब इसको हम जाइथन से चलाएंगे, जाइथन a.py। आपको कुछ फील होगा, सामने देखेंगे तो कुछ फील होगा, आउटपुट तो आएगा। सर ये जो चीज आई है, ये आपने लीड हो पाया पहले वाइस से कीजिए। अभी तो आपको सीखे ही मत, है ना, अभी हमें कुछ नहीं आता, अभी तो हम ये देख रहे हैं कि हाँ एक पाइथन प्रोग्राम है जो किसी ने बनाकर हमें दे दिया है और वो हमारा दोनों इंटरप्रेटर से चल रहा है। अभी हम सीखेंगे बनाना, सेव करना, सब सीख, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पर इस पाइथन कोड में जावा के कोड को ऐड कर रहा हूँ। अब ये पाइथन का प्रोग्राम, ये 3 लाइनें अगर इसमें ऐड कर दी गई हैं तो अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि जावा का कोड इंटीग्रेट हो। अब मैं इसको चलाता हूँ जाइथन, जाइथन a.py, ठीक है। अब जब मैं इसको रन कराऊंगा तो जाइथन फाइल सेव हो गई है, हमें पहले जावा की फाइल को कंपाइल करना पड़ेगा। ठीक है, अब रन करेंगे तो चलो, जाइथन a.py, यानी कि पाइथन में पाइथन भी चल रही है, जावा भी चल रही है। अब मैं इसी कोड को रन कराता हूँ सेम सी पाइथन वाले। अब ये एरर आ जाएगी, हाई फ्रॉम पाइथन तक तो सही होगा, उसके बाद एरर आ जाएगी क्योंकि सी पाइथन जावा कोड को नहीं पहचानेगा। हाई फ्रॉम पाइथन यहाँ तक तो सही है, उसके बाद एरर आ जाएगी। यही कोड जाइथन पे चल रहा है, यही कोड हमारा सी पाइथन पर नहीं चल रहा है, तो किसी पे नहीं चलेगा, सिर्फ जाइथन पे चलेगा। तो ये समझ में आ गया कि हाँ पाइथन में जावा के कोड को इंटीग्रेट किया जा सकता है, इसी तरह से डॉट नेट के भी किया जा सकता होगा, अदर लैंग्वेज के लिए भी इंटीग्रेट किया जा सकता होगा। फिर ऐसा करने के बाद प्रोग्राम को स्पेसिफिक एडिटर पे आपको रन करना होगा। चलिए, अब
आगे शुरू करते हैं। अब हम पाइथन की प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं। हमें पाइथन की हिस्ट्री, पाइथन के कॉन्सेप्ट, थ्योरी सब समझ में आ गई, सब पूरी हो गई। अब हम पाइथन की कोडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। हाउ टू राइट एंड रन पाइथन प्रोग्राम। तो ऐसा करने के हमारे पास कई तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है कि आप अगर प्रोग्राम को लिखना चाहते हैं तो आप नोटपैड पे भी लिख सकते हैं, अगर आप विंडोज के यूज़र हैं। अगर आप लिनक्स के यूज़र हैं तो लिनक्स में नोटपैड नहीं आता। आप मैकबुक चलाते हैं तो मैकबुक में भी नोटपैड नहीं आता है। ठीक है, तो आपके कंप्यूटर में जो भी टेक्स्ट एडिटर अवेलेबल है उसका यूज़ करके आप प्रोग्राम को लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, राइट प्रोग्राम यूजिंग एनी टेक्स्ट एडिटर like notepad, VS Code, idle, etc. इस तरह के जो आपके एडिटर्स हैं इनमें से किसी का यूज करके आप यूज कर सकते हैं। तो आपने अपने प्रोग्राम को सबसे पहले क्या करना है, लिखना है। अभी रन करने की बात नहीं है, अभी लिखने की बात होगी। फिर उसके बाद अगला काम क्या होगा, सेव इट इनटू ए पाइथन फाइल। पाइथन फाइल that means file having extension .py is known as पाइथन फाइल। तो आपने जो भी प्रोग्राम लिखना है, लिखने के बाद फिर आप उसे क्या करेंगे, एक पाइथन फाइल में सेव करेंगे .py फाइल। दिस पाइथन फाइल नोन एज स्क्रिप्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं, ये पाइथन स्क्रिप्ट है। तो पाइथन प्रोग्राम जब किसी फाइल में सेव कर देते हैं तो उस फाइल को हम पाइथन स्क्रिप्ट के नाम से भी जानते हैं। ऑल्सो नोन एज पाइथन स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये हो गया पहला स्टेप, ये हो गया दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। अब सब रन करने की बारी आ गई। रन दिस फाइल, कहाँ पर रन करेंगे, ऑन कमांड प्रॉम्प्ट, टर्मिनल, शेल, कंसोल। ठीक है, इस तरह के जो एनवायरनमेंट हैं वहां पर आप क्या करते हैं, फिर इस फाइल को आप रन कर सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट विंडोज में मिलेगा, लिनक्स में, मैकबुक में नहीं मिलता। तो लिनक्स और मैकबुक में आपको टर्मिनल मिलेगा, तो आप वहां पर रन कर सकते हैं। अगर आप आइडल एडिटर को देखें तो वहां पर शेल मिलता है, तो आइडल के शेल पर आप रन कर सकते हैं। इसी तरह से आप जुपिटर का यूज कर रहे हैं तो जुपिटर के अंदर कंसोल आता है। तो अलग अलग हमारे पास एनवायरनमेंट हैं, वहां पर आप पाइथन के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। उन एनवायरनमेंट के मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं। कमांड प्रॉम्प्ट एक एनवायरनमेंट हो गया, टर्मिनल हो गया, शेल हो गया, कंसोल हो गया। इन सब में साइंस एक ही है, नाम सबने अलग अलग दे रखे हैं। ठीक है, तो रन दिस फाइल ऑन। अब करते हैं फिर शुरू। क्या करेंगे, सबसे पहले एनी टेक्स्ट एडिटर की आपने बात करी तो नोटपैड का यूज कर लेते हैं अभी के लिए, पहला प्रोग्राम लिखने के लिए। तो सर्च बार में जाएंगे और टाइप करेंगे नोटपैड। तो नोटपैड, क्या हमें इसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता डाउनलोड करके, हमने कहा हमारा गुड लक है कि विंडोज जब हम इंस्टॉल करते हैं तो विंडोज के साथ नोटपैड एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल्ड होती है, अगर नहीं होती तो हमें करना पड़ता। ठीक है, ये तो उस तरह से हो गया कि अगर मुझे विंडोज इंस्टॉल करने के बाद इंटरनेट चलाना है ब्राउजर का यूज करते हुए और मैं माइक्रोसॉफ्ट एज यूज करना चाहता हूँ तो कर सकते हो, पहले से आता है। आप बोलेंगे नहीं मुझे गूगल क्रोम का यूज करना है, फिर तो उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा।
ठीक है, आप बोलोगे मुझे कोई सॉन्ग प्ले करना है विंडो मीडिया प्लेयर पे, तो आपका गुड लक, पहले से ही आता है विंडो मीडिया प्लेयर विंडोज के साथ, नाम ही विंडो है, उधर भी विंडो मीडिया प्लेयर है। लेकिन आप बोलोगे नहीं मैं वीएलसी प्लेयर पर सॉन्ग प्ले करूंगा, तो पहले आपको उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा तब। तो इस तरह से नोटपैड एडिटर विंडोज में आता है, बाकियों में नहीं आता है। ठीक है, एंटर करते, तो नोटपैड ओपन करने के जो भी तरीके आपको आते हैं, आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपको बताया सर्च बार में जाके नोटपैड ओपन करना एक ही तरीका है, नहीं, और भी 4-5 तरीके हैं नोटपैड ओपन करने के, हम उसमें इंटरेस्टेड फिलहाल नहीं। अब हम यहाँ प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं, क्या लिखें प्रोग्राम में? प्रोग्राम में हम क्या लिखें? हमने कहा आप क्यों बना रहे हो प्रोग्राम, पहले ये बताओ। हमने कहा किसी भी काम को ऑटोमेट करने के लिए, जैसे हमने कहा जैसे मुझे क्या करना है, सर्किल का एरिया निकालना है, तो सर्किल का एरिया आप कागज पे निकाल सकते हो, पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, फिक्स है। रेडियस आर होती है, आर की वैल्यू अलग अलग आप यूज करिए, अलग अलग सर्कल के एरिया निकल कर आ जाएंगे इस तरह से। अब इसी काम को आप ऑटोमेट करना चाहते हैं, डेट मीन्स आपको ना करना पड़े, प्रोग्राम कर दे इस काम को। हम उसी काम को करने के लिए प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, यानी कि आप अपने प्रोग्राम में क्या लिखने जा रहे हैं, एक चीज तो क्लियर हो गई, लॉजिक। लॉजिक का मतलब क्या है? वो फार्मूला, वो गणित जिसका यूज करते हुए आप अपनी प्रॉब्लम को प्रोग्राम में सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? लॉजिक कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ब्रैकेट में लिखता चलूं कि मैंने लिख दिया यहाँ पर पाई इंटू आर, ये मेरा लॉजिक है। अब इसमें ये बताइए कि इस लॉजिक में ऐसा क्या है जो हर बार बदल सकता है? हमने कहा रेडियस, यानी कि इस लॉजिक में आपका डेटा यूज हो रहा है पाई और आर। पाई को तो फिक्स करना है, लेकिन आर की जरूरत पड़ेगी मुझे, तो आर को हम क्या मान लेते हैं इसमें? इनपुट। इसका मतलब आपको अपने प्रोग्राम में लॉजिक लिखने के अलावा उस लॉजिक में जो इनपुट यूज हो रहा है उसको भी कैसे लिया जाता है सीखना पड़ेगा, उसके लिए भी कोड बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब इस लॉजिक ने दिए गए इनपुट का यूज करके मान लीजिए आउटपुट इसने क्या करा, जनरेट कर दिया, तो सर उस आउटपुट को हम देखना चाहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, आपको एक कोड और लिखना पड़ेगा जो आउटपुट दिखाने वाला काम करेगा। अब हमने कहा फिलहाल इतने से काम हो जाएगा, तो किसी भी प्रोग्राम में हम 3 काम करते हैं। प्रोग्राम 100 लाइन का है, 1000 लाइन का है, 5 लाइन का है, 3 लाइन का है। किसी भी प्रोग्राम में हम जनरली ये 3 काम कर रहे हैं, या तो हम लॉजिक लगा रहे हैं, अगर लॉजिक लगा रहे हैं तो उसमें कुछ इनपुट भी होगा, तो इनपुट के लिए भी कोड बनाया होगा, और फिर वो लॉजिक का जो रिजल्ट बना है हम उसको दिखाना चाहते होंगे, तो आउटपुट दिखाने का भी कोड हमने लिखा हो। ठीक है, पूरी पाइथन प्रोग्रामिंग में यही 3 काम है। पाइथन में नहीं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 3 ही काम है, इनपुट लॉजिक आउटपुट, चौथा कोई काम ही नहीं है। ठीक है, अब पूरी पाइथन का 95% टाइम लॉजिक कैसे लगाए जाते हैं उस पर लगेगा हमारा। 2.5% टाइम हमारा पूरी पाइथन का इनपुट लेने में, कैसे हम कोड बनाएं, और आउटपुट दिखाने में कैसे कोड बनाएं, 2.5% मतलब ऐसे मान लो कि अगर हमारा कोर्स 2.5 महीने का है, तो 2.5 महीने के कोर्स में हम लगभग 2 महीने 10 दिन ये पढ़ेंगे, और सिर्फ 5 दिन ऐसे होंगे जिसमें हम ये 2 टॉपिक अपने खत्म कर लेंगे बहुत अच्छे से, है ना सर। लूप भी तो होते हैं, ये फाइल्स भी तो होते हैं, ऑपरेटर है, मॉड्यूल है, फंक्शन है, ऊप्स कॉन्सेप्ट है, ये सब कहाँ है? सब इसी के अंदर आते हैं, ये सब लॉजिक के अंदर है। ठीक है, कोई भी चीज जो आप पढ़ेंगे पाइथन में इन्हीं तीनों के अंदर है, चौथा कुछ है ही नहीं। हमने कहा अच्छी बात है, आज क्या सीखना है फिर हमें? हमने कहा आज सबसे पहले हम आउटपुट दिखाना सीख लेते हैं, क्योंकि जिस दिन हम इस तरह के प्रोग्राम को लिख पाएंगे तो हमें आउटपुट दिखाना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, पहले यही सीख लेते हैं कि आउटपुट कैसे दिखाया जाता है। अभी आउटपुट किसी मीनिंगफुल लॉजिक के रिजल्ट का नहीं दिखाएंगे, अभी अपनी तरफ से कुछ भी मान लेते हैं, सिर्फ ये सीख लेते हैं कि आउटपुट दिखाया कैसे जाता है।
जिस दिन जरूरत पड़ेगी उस दिन लॉजिक का आउटपुट भी दिखाई लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम क्या सीखेंगे, आउटपुट दिखाना सीखेंगे कि प्रोग्राम से आउटपुट कैसे दिखाया जाता है। पर पाइथन में नहीं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते समय सबसे पहले हमें यही पढ़ाया जाता है कि आउटपुट कैसे दिखाया जाता है। अब पाइथन के पास गए, पाइथन से पूछा हमने कि हम पाइथन में आउटपुट दिखाना चाहते हैं, बताइए क्या लिखने से इस काम को किया जाता है। पाइथन ने कहा कि इस काम को करने के लिए पाइथन की लाइब्रेरी में पहले से एक कोड आता है, आप उसका यूज कर लें, आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, कि कैसे आउटपुट दिखाया जाता है, आपको उसके लिए कोई कोड नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना, क्योंकि पाइथन की लाइब्रेरी में पहले से ही वो कोड हमारा आता है। तो सर उस कोड का कोई नाम भी तो होगा। हमने कहा इस बात को थोड़ा समझेंगे। अगर हम वापस से उस एग्जाम्पल पे आए कि कॉलेज में हमारे पास पहले से क्या होती है, कलेक्शन ऑफ बुक्स का कॉन्सेप्ट था लाइब्रेरी, कलेक्शन ऑफ बुक्स। तो हर बुक में कुछ ना कुछ कंटेंट लिखे होंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस बुक में क्या कंटेंट लिखे हैं। हर बुक का एक टाइटल होगा जिससे आप उसे इशू कराएंगे, यही तो होगा। ठीक है, अब अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन की लाइब्रेरी में कलेक्शन ऑफ, अब पाइथन में बुक्स तो होंगी नहीं, किताबें तो होंगी नहीं, तो पाइथन के अंदर अभी के लिए हम एक शब्द बोल देते हैं फंक्शन। बुक इज सिमिलर टू फंक्शन। तो पाइथन में क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। फंक्शन के अंदर कुछ कंटेंट लिखा है, कुछ कोड लिखा हुआ है, तो हर फंक्शन का क्या होगा, एक टाइटल होगा, हर फंक्शन का क्या होगा, एक नाम होगा, जिससे आप उसे पहचानेंगे कि भाई ये फंक्शन इस काम को करने के लिए बनाएगा। तो अब हमें क्या करना होगा, अभी के लिए ये मान के चलते हैं कि पाइथन की लाइब्रेरी में जो भी कोड अवेलेबल है पहले से, उसको हम फंक्शन कहते हैं, और हर फंक्शन का एक नाम होता है जिससे कि हम उसे पहचानते हैं कि ये फंक्शन इस काम को करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, कितने फंक्शन है पाइथन की लाइब्रेरी में, हमने होंगे 10-12 लाख फंक्शन। तो 10-12 लाख फंक्शन, हमने कहा और ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, सारे पढ़ने, हमने कहा सारे पढ़ने का कोशिश नहीं करना है, हम सीखते हैं कि फंक्शन का यूज कैसे किया जाता है। क्योंकि आज मैं आपसे कह दूं चलो हम सारे पढ़ेंगे, क्यों 5 साल बाद नए फंक्शन नहीं आ सकते, तो वो भी तो पढ़ेंगे आप। तो हमें ये सीख लेना है कि फंक्शन का यूज होता कैसे है। अब वो कोई सा भी हो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो यूज करते हैं, तो किसी भी फंक्शन को जब हम यूज करते हैं तो हमें उसका नाम पता होना चाहिए। प्रिंट, प्रिंट नाम का पाइथन में एक फंक्शन होता है जो आउटपुट दिखाने वाला काम करता है। यहाँ से आपका अब कुछ चीजें टेक्निकल होना शुरू होती हैं। अगर हम सर ये बात नहीं जानते होते तो आप कोड नहीं बना पाते। आपको ये बात जाननी ही होगी कि कौन सा फंक्शन क्या काम करता है। कहीं से पढ़कर जानो, कहीं पे ट्रेनिंग लेने जाओ, वो पढ़ाएंगे, वो सिखाएंगे आपके लिए। यूट्यूब चैनल फॉलो करो, कोई ट्यूटोरियल फॉलो करो, पहले दिन आपको खुद से नहीं आता हो, आपको कहीं से सीखना ही पड़ेगा कि किस फंक्शन से क्या होता है। ठीक है, अगर आप बोलें सर मैं जीरो पर हूँ, तो सब जीरो पर ही होते हैं पहली बार, आपको सीखना ही होता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, प्रिंट नाम का एक पाइथन में फंक्शन है, आप उसको लिखेंगे। अब जैसे मैं प्रिंट लिखता हूँ तो मेरे मन में कुछ क्वेश्चन और आ जाते हैं। तीनों को पढ़ना, प्रिंट प्रिंट प्रिंट, प्रोनाउंसिएशन तो तीनों का प्रिंट ही है, लेकिन हमारा इंटरप्रेटर तो पढ़ेगा, पढ़ते समय लोअर केस अपर केस अलग अलग होता है। तो क्या पाइथन में कोई भी चीज हम किसी भी केस में लिख दें सही मानी जाएगी, हमने कहा नहीं, पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जो भी चीजें पाइथन की लाइब्रेरी में लोअर केस में बनाई गई हैं, आपको यूज करते समय लोअर केस में ही यूज करनी है, और जो चीजें अपर केस में बनाई गई हैं, आपको यूज करते समय अपर केस में ही यूज करनी है। फिर अब पाइथन से पूछा गया, पाइथन ने कहा लोअर केस, तो प्रिंट फंक्शन किस में है, लोअर केस में। हमने एक क्वेश्चन और है, अभी आपने जैसे बोला लाखों फंक्शन है, तो हर फंक्शन का याद रखना पड़ेगा कि कौन सा लोअर केस में है, कौन सा अपर केस में है। हमने कहा टेक्निकली तो यही है कि याद करना पड़ेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा चीजों को आसान करके दिया गया। पाइथन ने कहा हमारी लाइब्रेरी में मोस्ट ऑफ द फंक्शंस लोअर केस में है, एक्सेप्शनली कोई फंक्शन होगा जो कैपिटल से स्टार्ट होता है या वो पूरा का पूरा कैपिटल में लिखा जाएगा। 99.99% फंक्शन पाइथन लाइब्रेरी में लोअर केस में। तो अगर मैं कोई फंक्शन का नाम बोल रहा हूँ
और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लोअर केस है या अपर केस है, अंडरस्टूड है लोअर केस होगा। अगर अपर केस होगा तो मैं आपको बोलूंगा स्पेसिफिक होकर केस को कैपिटल में आपको लिखना है। दैट मीन्स पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। लोअर केस और अपर केस दो अलग बात होंगी पाइथन। ये और ये दो अलग बातें हैं, सेम नहीं है। इज नॉट सेम एज दिस। ठीक है, एरर आ जाएगी। ऐसी भी लैंग्वेजेस हैं जिनमें छोटा बड़ा एक समान होता है, HTML, SQL, इनमें छोटा बड़ा सब एक समान है, कैसे ही लिखेंगे। चलो सर, प्रिंट हमने सही लिखना सीख लिया, उसके आगे अब क्या करें। अब किसी भी पाइथन के लाइब्रेरी फंक्शन को यूज करने के लिए पहला तो आपको उसका नाम पता होना चाहिए, उसके आगे हम कॉलिंग सिंबल लगाते हैं, इसे बोलते हैं कॉलिंग सिंबल। पैरेंथेसिस को, ये पैरेंथेसिस हो गई हमारी ओपन पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस, तो ये हमारा क्या कहलाता है, कॉलिंग सिंबल। पुकारना, फंक्शन को पुकारेंगे वो चलाएगा। ठीक है, फंक्शन कॉलिंग, ये क्या है हमारा, ये हमारा हो गया फंक्शन का नाम, फंक्शन नेम। तो अब इमेजिन करिए पाइथन की लाइब्रेरी में एक फंक्शन है जिसका नाम है ABC। अगर मैं उसे कॉल करना चाहूँ तो ABC और कॉलिंग सिंबल। पाइथन की लाइब्रेरी में एक फंक्शन है, मान लो उसका नाम है मैक्स, तो ऐसे लिखेंगे। एक फंक्शन इसका नाम है सोनी, तो हमने कैसे लिखेंगे। एक का नाम है स्टार, तो ऐसे लिखेंगे। तो इस तरह से किसी भी फंक्शन को कॉल करने का एक सिंटैक्स हमें पता चल गया, फंक्शन का नाम और उसके आगे कॉलिंग सिंबल लगाया जाता है। ठीक है, तो अभी हम प्रिंट की बात करते हैं। हमने क्या करा, प्रिंट फंक्शन और उसके आगे कॉलिंग सिंबल लगा दिया। अब क्या करना है, अब प्रिंट फंक्शन को ये तो पता है कि आउटपुट कैसे दिखाया जाता है, लेकिन इसे ये नहीं पता है कि आउटपुट में क्या दिखाना है। अब आपके दिमाग में चल रहा है मैं हेलो दिखाऊंगा, तो आपके दिमाग की बात इसे कैसे पता चलेगा कि आप हेलो दिखाना चाहते हैं कि हाय दिखाना चाहते हैं या कुछ और दिखाना चाहते हैं। तो आपको ये जो पैरेंथेसिस आपने लगाई है, पैरेंथेसिस के बीच में आप अपना जो भी आउटपुट में डेटा दिखाना चाहते हैं वो डेटा यहाँ पर लिखेंगे। वो एक मैसेज हो सकता है, वो एक नंबर हो सकता है, लाइक आपकी एज, आपकी सैलरी, आपका आधार नंबर, अकाउंट नंबर, आपका एड्रेस हो सकता है, आपका नेम हो सकता है, किसी प्लेस का नेम हो सकता है। तो किसी भी टाइप का डेटा यहाँ पर आप लिख सकते हैं। हमने कहा एक मैसेज लिख दो, दिस इज पाइथन, लिख दिया दिस इज पाइथन। ठीक है, अब पहली बार हम लोग पाइथन में कुछ लिख रहे हैं, इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि पाइथन में कुछ भी जब लिखा जाता है तो उसको लिखने का क्या होता है, एक हमारा सिंटैक्स होता है। अब सर ये सिंटैक्स किसे कहते हैं, हमने कहा थोड़ी देर के लिए पाइथन को भूलकर अगर हम ये सोचें कि हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने आए हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में हमें बताया गया कि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनको जोड़कर एक सेंटेंस बनता है। तो वर्ड्स को कैसे जोड़ते हैं, जैसे मैंने लिख दिया ही इज ए गुड बॉय। अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं सर कि आपने पहले ही क्यों लिखा, पहले आपने ए क्यों नहीं लिखा, फिर गुड लिख देते, फिर बॉय लिख देते, फिर इज लिख दो, फिर ही लिख दो। तो सर ऐसे तो पता नहीं कितने अरेंजमेंट बन जाएंगे शब्दों के। तो हमारा क्वेश्चन यही है कि आपने पहले ही क्यों लिखा, फिर इज क्यों लिखा, फिर ए क्यों लिखा, फिर गुड क्यों लिखा, फिर बॉय क्यों लिखा। इसलिए लिखा क्योंकि हम इंग्लिश लैंग्वेज में सीखते हैं किसी भी सेंटेंस को लिखने की ग्रामर। ग्रामेटिकली ये सेंटेंस लिखा गया है जिसमें आपको बताया गया है कि ही के बाद ये आएगा, फिर ऐसे आएगा, कहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी, कहाँ सेकंड फॉर्म आएगी, कहाँ पर डू आएगा, कहाँ पर डिड आएगा, कहाँ पर हैज आएगा, कहाँ पर हैव आएगा। तो ये सब चीजें इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर के अंदर सिखाई जाती हैं। तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज के लिए पहले क्या आनी चाहिए, ग्रामर आनी चाहिए। ग्रामर आपको सिखाती है कि कोई भी सेंटेंस कैसे लिखा जाता है, किस क्रम में शब्दों को लिखा जाए कि वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनकर तैयार हो जाए। ये हमें कौन सिखाता है, ये हमें ग्रामर सिखाती है। ठीक है, अब ये ग्रामर किसको आनी चाहिए, लिखने वाले को आनी चाहिए और पढ़ने वाले को भी आनी चाहिए। तभी तो लिखने वाले का जो मीनिंग है पढ़ने वाले को समझ में आएगा। किसी एक को आती होगी तो काम नहीं चलेगा हमारा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कह दूं कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप कुछ भी लिखते हैं तो उसको स्टेटमेंट कहते हैं। तो मैं दो शब्दों को रिलेट कर रहा हूं,
इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे इसको, सेंटेंस। ये हमारा क्या है, सेंटेंस। इक्विवेलेंट टर्म पाइथन में क्या होगा, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, तो सेंटेंस और स्टेटमेंट एक ही बात है। इंग्लिश में हम सेंटेंस लिखते हैं, पाइथन के प्रोग्राम में हम स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, इंग्लिश में सेंटेंस को लिखने की ग्रामर होती है, पाइथन प्रोग्राम में स्टेटमेंट को लिखने का क्या होता है, सिंटैक्स होता है। बात एक ही है, ये भी ग्रामर होती है, सिर्फ नए शब्दों का यूज किया जा रहा है। स्टेटमेंट, सिंटैक्स, एनालॉजी सेम है। ठीक है, तो अब आपको सीखना पड़ेगा कि प्रिंट स्टेटमेंट लिखने का सिंटैक्स क्या होता है। हमें पहले से नहीं आता है, हमें सीखना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम इसको सही से लिख पाएंगे। तो हम सीखना चाहते हैं। तो प्रिंट स्टेटमेंट में अगर कोई मैसेज आप दिखाना चाहते हैं तो उस मैसेज को 4 तरह से लिखा जाता है। पहला हम पढ़ेंगे आज में, वो क्या है, डबल कोट्स के पेयर। कोई भी मैसेज जो आप पाइथन में लिखना चाहते हैं वो डबल कोट से स्टार्ट होता है और मैचिंग डबल कोट से एंड हो जाता है। इस तरह से हमारे पास 3 और भी तरीके होते हैं मैसेज को लिखने के, जो कि अभी हम आगे चलकर पढ़ेंगे। अब ये चीज एक आम इंसान के लिए मैसेज है। पाइथन की भाषा में इसको स्ट्रिंग कहते हैं। तो हमें ये मैपिंग सीखनी होगी, कि अभी हम ये चीजें नहीं जानते हैं, है ना। पहली बार शायद हमारी लाइफ में स्ट्रिंग शब्द आया होगा। तो जिस चीज को हम आम बोलचाल की भाषा में मैसेज कहते हैं, उसी चीज को टेक्निकल भाषा में क्या बोला जाता है, स्ट्रिंग कहा जाता है। तो अगर हम व्हाट्सएप पर किसी को बोल रहे हैं एक मैसेज सेंड कर दिया, तो टेक्निकल भाषा में क्या बोलेंगे, हमने एक स्ट्रिंग सेंड कर, एक स्ट्रिंग रिसीव हो गई हमारे पास। ठीक है, तो स्ट्रिंग पाइथन में जब भी लिखी जाती है, चाहे वो प्रिंट के साथ लिखी जाए या प्रिंट के बिना लिखी जाए, पूरे पाइथन में जब भी स्ट्रिंग लिखी जाएगी, उसको लिखने के लिए ये सिंटैक्स आपको यूज करना होगा। भले ही वो आउटपुट में प्रिंट हो रही है, एक फाइल पर राइट हो रही है, डेटाबेस में राइट हो रही है, नेटवर्क से आ रही है, नेटवर्क पे जा रही है, कहीं भी पाइथन में स्ट्रिंग का यूज होगा, तो ये सिंटैक्स आपको हमेशा याद रखना है कि स्ट्रिंग का मतलब डबल कोट्स का पेयर होता है, जिसके बीच में जो भी लिख रहे हो उसको स्ट्रिंग कहा जा रहा है। ठीक है, हो गया। अब क्या करोगे, हमने कब, ये देखते हैं आगे। आपने लिखा ही इज ए गुड बॉय, फिर लिख दिया मैंने हिज नेम इज सोनू। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, इस लाइन में कितने सेंटेंसेस हैं, 1 या 2? ही इज ए गुड बॉय, हिज नेम इज सोनू। अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो आप बोलेंगे 2। अगर आप सीख रहे हैं तो आप शायद कंफ्यूज हो जाएंगे, 1 है कि 2, क्योंकि हम सीख रहे हैं, पता ही नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दूं तो शायद आप साइंस लगा लोगे सीखते समय कि लाइन तो एक ही है लेकिन सेंटेंस 2 है। कैसे पता चला, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के बाद अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो एक नया सेंटेंस हमारा हो सकता है। ठीक है, अब उसी तरह से ये लाइन एक ही चल रही है प्रोग्राम की। एक स्टेटमेंट के बाद अगर मैं एक और स्टेटमेंट लिख दूं यहाँ पर, मान लो प्रिंट दिस इज पाइथन, लिख दिया प्रिंट बाय, तो देखो इंटरप्रेटर बोलेगा एक लाइन पर अगर आप एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिखते हैं तो हर स्टेटमेंट को आपको टर्मिनेट करना पड़ेगा। जैसे आप इंग्लिश में सेंटेंस को फुल स्टॉप से टर्मिनेट करते हैं तब पहचान होती है कि उसके आगे दूसरा लिखा हुआ है, उसी तरह से पाइथन प्रोग्रामिंग में एक स्टेटमेंट को पहले टर्मिनेट करते हैं सेमी कॉलन। यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं चलता, यहाँ पर क्या चलता है, सेमी कॉलन चलता है। लेकिन है तो सब वैसा ही, इंग्लिश जैसा ही, कुछ नया थोड़ी है ना। बस यहाँ पर इन्होंने अपने टर्म्स यूज कर रखे हैं, वहां पर इंग्लिश के अपने टर्म्स थे, लेकिन एनालॉजी तो एक ही चल रही है, पैरेलल कॉन्सेप्ट चल रहा है बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको फुल स्टॉप लगाना है, वहां पर आपको सेमीकोलन लगाना है। अब सेमीकोलन के आगे आप दूसरा लिखे, सर एक और लिखना है तो फिर सेमीकोलन से टर्मिनेट करेंगे, अगला लिखो। इस तरह से एक लाइन पर आप जितने चाहें उतने स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेकिन कोई भी नेक्स्ट स्टेटमेंट तभी लिखा जाएगा जब प्रीवियस स्टेटमेंट को सेमीकोलन से आपने क्या कर दिया होगा, टर्मिनेट कर दिया होगा। अच्छा, वापस आ गए इंग्लिश में। अगर मैं इस बात को ऐसे लिख दूं, फुल स्टॉप ना लगाऊं, एक लाइन पर एक सेंटेंस, दूसरी लाइन पर दूसरा सेंटेंस, तो हमने कहा तो भी समझ में आ रहा है कि 2 सेंटेंस है क्योंकि लाइन बदल गई।
फुल स्टॉप लगाएं? हमने कहा वो आपकी मर्जी है, लगाओगे तो भी अच्छी बात है, नहीं लगाओगे तो भी समझ में आ रहा है कि दो सेंटेंस हमारे हैं। उसी तरह से पाइथन ने कहा कि देखो अगर आप एक ही लाइन पर एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिखने की कोशिश करेंगे तो ये रूल आपको मानना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कहो नहीं, मैं तो अगला स्टेटमेंट दूसरी लाइन पर लिखूंगा, तो पाइथन ने भी यही कह दिया कि फिर ठीक है, जो सेमीकोलन आप लगाते हो ये आपकी मर्जी है, लगाओगे तो ठीक है, नहीं लगाओगे तो भी ठीक है। तो इंटरप्रेटर किसी भी लाइन के खत्म होने पर ऑटोमेटिकली स्टेटमेंट को टर्मिनेट मान लेता है। अगर आप लगा देते हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं लगाएंगे तो अपने आप मान लेगा। लेकिन अगर एक स्टेटमेंट के बाद लाइन अभी खत्म नहीं हुई है, दूसरा स्टेटमेंट आपने स्टार्ट कर दिया है, तो बीच में आपको खुद बताना पड़ेगा इंटरप्रेटर ये स्टेटमेंट यहाँ खत्म हो गया है, लाइन अभी चल रही है, उसी लाइन पर अब हम आगे दूसरा स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं। प्रैक्टिस क्या होती है हमारी? एक लाइन पर एक स्टेटमेंट की जनरल हम प्रैक्टिस करते हैं। इसीलिए हम सेमीकोलन को अगर भूल भी जाते हैं तो फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि एक लाइन पर एक ही स्टेटमेंट को लिखना है हमारे लिए। ऑटोमेटिकली लाइन बदलते ही इंटरप्रेटर समझ जाता है कि स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। अच्छा, ये बात पाइथन में सही है। आप बोले कि सर जावा में भी सही है, हमने कहा नहीं, जावा का जो एनवायरमेंट है वो कह रहा है मुझे तो सेमीकोलन चाहिए, चाहे उसके बाद लाइन आ गई या नहीं आ गई, सी में मुझे सेमीकोलन चाहिए। हर स्टेटमेंट को सेमीकोलन से टर्मिनेट करना ही पड़ेगा, भले ही उसके आगे एक और स्टेटमेंट लिखा है आपने या नहीं लिखा है। पाइथन ने चीजें आसान कर दी हमारे लिए। ठीक है, चलो फिलहाल अभी हम एक की बात करेंगे। हो गया? हमने कहा हो गया। सर एंट्री पॉइंट नहीं होता वॉइड में? हमने कहा नहीं, पाइथन में कोई एंट्री पॉइंट नहीं होता। तो फिर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू कहाँ से होगा? फ्रॉम वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ योर प्रोग्राम। आपके प्रोग्राम में तो सबसे पहला स्टेटमेंट है, वही एंट्री पॉइंट है पाइथन। कोई स्पेसिफिक मेन फंक्शन पाइथन में नहीं होता। सर कोई हेडर फाइल नहीं होती, कोई क्लास वगैरह होती है, लेकिन पहले प्रोग्राम बनाने की कोई जरूरत हमारे लिए नहीं है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं ये पहला प्रोग्राम हो गया? हमने कहा हो। कोई CLR SCR हमने कोई जरूरत नहीं है ना, गेट CS कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अब पहला स्टेप पूरा हो गया और प्रोग्राम को लिख लिया। दूसरा स्टेप क्या है? सेव इट इनटू ए पाइथन फाइल। फाइल सेव एज, कहाँ सेव करोगे? तो मैं एक काम करता हूँ, आपके बैच के सारे प्रोग्राम, एक मैंने बैचेस फोल्डर बना रखा है, जितने बैचेस मैं पढ़ाता हूँ सबके प्रोग्राम मैंने इसी फोल्डर में सेव कर रखे हैं उनके बैच टाइम के नाम से। इसका फायदा ये होता है कि कल को आपको अगर प्रोग्राम मुझसे चाहिए होंगे तो आप मुझसे मांग सकते हैं, मैं आपके बैच के फोल्डर को सेलेक्ट करके आपको अपलोड कर दूँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर बना लूँ। ठीक है, और बैच का हमारा टाइम जो स्टैंडर्ड टाइम रहेगा वो रहेगा 4 PM। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, 4 और WD, WD का मतलब वीक डे। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं गया और यहाँ पर मैं अपने प्रोग्राम को एक फाइल में स्टोर करना चाह रहा हूँ। तो फाइल का नाम बताइए, किस नाम से फाइल बनेगी? हमने कहा P1 कर देते हैं। ध्यान रखना है कि फाइल का नाम आप अंडरस्कोर या किसी अल्फाबेट से लिखें, ये रिकमेंडेड है। अगर आप प्रोग्राम का नाम से बन भी करेंगे तो अभी तो चल जाएगा, आगे चलकर माइट भी कुछ प्रॉब्लम्स आपकी आ जाएं, तो बेटर है कि जो हमें सजेस्ट किया गया है हम उसको फॉलो करें। तो प्रोग्राम का नाम हम अल्फाबेट से स्टार्ट करते हैं, उससे आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं, मना नहीं। तो मेरा पहला प्रोग्राम था इसलिए मैंने इसको P1 लिख दिया। अब सर इसका एक्सटेंशन डॉट क्या लगाएंगे? P1। कहाँ सेव कर रहे हैं? जो आपने फोल्डर अपना डिसाइड किया था वहां पर आप सेव कर रहे हैं। क्लिक कर दिया, ये प्रोग्राम हमारा सेव हो गया उस लोकेशन पे जाकर। दो स्टेप हो गए, पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब तीसरा स्टेप करने चलते हैं। तो तीसरे स्टेप में हमें बताया गया कि आप अपने कंप्यूटर का कमांड प्रॉम्प्ट खोलकर इस काम को कर सकते हैं, लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट सर्च बार से नहीं खोलेंगे। सर्च बार से कमांड प्रॉम्प्ट खोलने में और उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके जहां पर आपने अभी प्रोग्राम को सेव कराया है, ठीक है, उस लोकेशन के एड्रेस बार से आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। जहां पर आपने पाइथन फाइल सेव कराई है उस लोकेशन पर जाएंगे और उस लोकेशन के एड्रेस बार पे CMD लिखेंगे और कमांड प्रॉम्प्ट को एंटर करके ओपन करेंगे। तो दोनों में क्या डिफरेंस? हमने कहा आप देखो, कोई डिफरेंस दिख रहा है?
सर दोनों व्हाइट और ब्लू है। हमने कहा वो नहीं, काम के डिफरेंस को देखो। आपका ब्लैक एंड व्हाइट आएगा, मैंने कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर रखे हैं, जो पाथ आ रहा है वो अलग है। जब आपने सर्च बार से खोला तो डिफॉल्ट पाथ आपका यूजर की डायरेक्टरी का है, और जब आपने स्पेसिफिक पाथ पे ओपन करा तो वही पाथ यहाँ पर लिख कर आ रहा है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं करंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये जो होता है इसको बोलते हैं करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी का पाथ वही होना चाहिए जहां पर आपका प्रोग्राम सेव हुआ है, तब आप उसे रन कर पाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ से नहीं कर पाएंगे, यहाँ से कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने इसको यहाँ से क्लोज, यहाँ से भी आप सीडी लगाकर कर सकते हो चेंज। चेंज डायरेक्टरी आपको अगर आता है कमांड प्रॉम्प्ट यूज करना, तो सीडी लगाकर आप जा सकते हो किसी भी फोल्डर में। फिलहाल हम यहाँ पे चलेंगे। अब क्या करोगे, अब सर ये जो फाइल है, इस फाइल को हम इंटरप्रेटर को देंगे रन करने के लिए। इंटरप्रेटर इस फाइल में गलतियां ढूंढेगा, सब कुछ सही होगा तो बाइट कोड बनाएगा, मशीन कोड बनाएगा, फिर मुझे आउटपुट दिखा देगा। तो इंटरप्रेटर को लॉन्च करने की कमांड है पाइथन। तो जो पाइथन हम लिखते हैं यहाँ पर, पाइथन का मतलब इंटरप्रेटर को लॉन्च करने की कमांड हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर पाइथन मतलब पाइथन लैंग्वेज से नहीं है, यहाँ पाइथन का मतलब पाइथन इंटरप्रेटर से है। ठीक है, तो ये पाइथन इंटरप्रेटर लॉन्च होगा और इसको हम बताएंगे कि ये कौन सी फाइल को हमारा रन करवाएगा सीपीयू से। तो हमने इसको वो फाइल का पाथ दे दिया जिसको हम रन कर रहे हैं। ठीक है, p1.py एंटर करेंगे, ये आ गया हमारा। तो बिहाइंड द सीन क्या हुआ होगा, हमने जो लिखा है उसमें गलतियां चेक हुई होंगी। सर गलतियां चेक होती हैं, हमने कहा क्यों नहीं होंगी, आप इंसान हैं, इंसान से गलती नहीं हो सकती। मैंने कहा बिल्कुल हो सकती है, देखो हमने कर दी। हमने ये बात नहीं मानी पाइथन की, क्या कि स्ट्रिंग से स्टार्ट होता है डबल कोड और मैचिंग कोड से स्ट्रिंग एंड होती है, नहीं मानी है। सेव करके मैंने इसको दोबारा से इंटरप्रेटर रन करवाया, देखो तो सिंटैक्स है, कह रहा है भाई यहाँ पर स्टार्ट तो करी आपने, लेकिन आपने अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग छोड़ दी, इसको टर्मिनेट नहीं करा। स्ट्रिंग को टर्मिनेट करने वाला एंड कर दी, स्ट्रिंग को आपने एंड नहीं करा, तो एरर आ गई। आउटपुट नहीं आएगा, एरर आएगी आपकी। कहाँ पर है, लाइन नंबर 1 पर एरर है आपकी। ठीक है, सही कर देंगे तो चलेगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पाइथन के प्रोग्राम को लिखेंगे, पाइथन फाइल में सेव करेंगे, उसके बाद फिर अब हम क्या कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये फाइल मेरे कंप्यूटर में परमानेंट सेव हो गई, हमने कहा परमानेंट सेव हो गई। आप इसको कल भी रन करा सकते हैं, परसों भी करा सकते हैं, किसी को देना हो तो आप दे सकते हैं। कुछ इसमें ऐसा लिखा नहीं है तो इस प्रोग्राम को यूज करेगा, बट अगर इस प्रोग्राम में मैं कुछ मीनिंगफुल कोड लिख दूं और किसी को मैं शेयर कर दूं तो ये पहुंचेगा उसके पास। हमारे पास एक शॉर्टकट तरीका भी होता है पाइथन प्रोग्राम को लिखकर रन कराने का। उसमें हमें सेव नहीं करना होता, लिखो और रन करा दो, बस खत्म। आप उसे पाइथन फाइल में सेव नहीं करते हैं, तो सर वो तरीका बता दो। पाइथन फाइल सेव करनी नहीं पड़ेगी तो एक स्टेप बच जाएगा। हमने कहा नुकसान भी है, अगर पाइथन फाइल सेव नहीं करोगे तो आप ही उस प्रोग्राम को दोबारा रन नहीं कर सकते। दूसरे को देने की बात ही छोड़ दो, दूसरे को क्या दोगे, कंप्यूटर थोड़ी दोगे अपना, फाइल दोगे ना। अब आप फाइल सेव ही नहीं कर रहे, तो सर वो कैसे करते हैं। हमने कहा वो देखो कैसे करते हैं। क्या करो, अपने कंप्यूटर का कमांड प्रॉम्प्ट खोलो और कमांड प्रॉम्प्ट में पाइथन लिखकर एंटर कर देना है, पाइथन इंटरप्रेटर को रन करा देना है, पाइथन देन एंटर। अब यहाँ पर आपको 3 एरो दिखाई देंगे। तो जब आपको कहीं भी पाइथन के एनवायरनमेंट में ये 3 एरो दिखाई दें तो इसका मतलब होता है इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव कोडिंग, इंटरेक्टिव कोडिंग का मतलब है जैसे ही आप कुछ लिखकर एंटर हिट करोगे तुरंत आउटपुट आ जाएगा। इंटरप्रेटर तैयार बैठा है रन कराने के लिए, फाइल में सेव करने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसका। जैसे ही लिखकर एंटर करोगे इंटरप्रेटर तैयार है रन कराने के लिए। हमने दिखाना, देखो मैं लिखा प्रिंट हेलो, एंटर, एंटर करते ही आउटपुट आ गया। अब आप बोलोगे सर मुझे इसको दोबारा रन करना है ही नहीं, दोबारा लिखो। सर किसी को देना है, सेव ही ना करा आपने, क्या दोगे किसी को। तो इस तरह से भी आप पाइथन कोडिंग को लिखकर और रन कर सकते हैं। तो सर इसका फायदा क्या हुआ, हमने कहा फायदा है किसी भी चीज को टेस्ट करना। अब जैसे कोई आया और
वो ये बोला कि पाइथन में ना स्टेटमेंट के आगे सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं होती है, बिना सेमीकोलन लगाए भी प्रोग्राम में स्टेटमेंट लिखे जा सकते हैं। अब हमने करना कुछ नहीं है, बस इस बात को चेक करना है कि बंदा जो कह रहा है वो सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। तो अब इस बात को मैं लिखूंगा, प्रोग्राम बनाऊंगा, उसको फाइल में सेव करूंगा, फिर रन करूंगा, पता चलेगा मुझे कि हाँ बात सही थी गलत थी। इससे अच्छा आप यहाँ पे चेक कर लो। देखो आपने क्या लिखा, प्रिंट हेलो बिना सेमीकोलन के, फिर आपने लिखा प्रिंट हेलो या हाई कर दिया इस बार और लगा दिया सेमीकोलन। लो जी। फिर आपने कहा कि सर अगर एक ही स्टेटमेंट में मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दूं हेलो और यहाँ पे लिख दूं ऐसे करके हाई, तो देखते हैं एरर आ गई। ठीक है, लेकिन अगर मैं इन दोनों के बीच में लगा दूं सेमीकोलन, देखते हैं तो चल गया इस बार। तो समझ में आ गया कि पाइथन के स्टेटमेंट के आगे सेमीकोलन कब लगाना है और कब नहीं लगाना है। अगर उसके आगे एक और लिखना है तो लगाना है, उसके आगे एक और नहीं लिखना है तो नहीं लगाना है, बात खत्म। ये कोई मीनिंगफुल कोड थोड़ी है, मुझे किसी को देना थोड़ी है कोड, बस मुझे चेक करना था कि बात सही है कि गलत है। तो इस तरह के कोड को चेक करने के लिए हम इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट पे आके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें करना कुछ नहीं, बस हम बात को चेक करना था। जैसे कोई आया और मुझसे बोला आके कि पाइथन में ना वेरिएबल जब बनाते हैं तो उसके पहले ना उसका डेटा टाइप नहीं लिखते हैं। जैसे अगर मैं सी में बनाऊंगा कोई वेरिएबल तो मैं ऐसे लिखूंगा इंट एक्स इक्वल टू 10। पाइथन में ना इंट लिखने की जरूरत नहीं है, हमने कहा चेक कर लेते हैं। अब इस काम को चेक करने के लिए मैं प्रोग्राम थोड़ी बनाऊंगा, एक फाइल बना के सेव करूंगा, बस चेक करना था, आप चेक कर लेते हैं। हो गया, हमने कहा जी हो गया। एरर आई, हमने कहा नहीं आई, इसका मतलब आप सही कह रहे हैं। अच्छा लिख कर देखें तो इंट एक्स इक्वल टू 10, अब एरर आ गई कि सर टाइप बताना नहीं है, बिना टाइप बताई काम होता है। ठीक है, कोई बोला कि पाइथन में ना कितनी बड़ी वैल्यू लिख दो एरर नहीं आती, सी में एरर आ जाती है, बात तो सही है सर। सर हर बारी पे लिखना ठीक है, अब इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट कह रहा है कि अगर आप किसी भी चीज को प्रिंट करना चाहते हैं, किसी भी रिजल्ट को प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट भी लगाने की जरूरत नहीं है, बिना प्रिंट के ही इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप चेक ही तो करना चाहते थे, हो गया चेक। सिर्फ एक्स प्रिंट करना है तो एक्स लिख कर एंटर कर दो, सिर्फ हाई लिखना है तो हाई लिख कर एंटर कर दो, बिना प्रिंट के प्रिंट होता रहता है। हाँ, तो इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट में आप कोई भी चीज डायरेक्ट लिखकर एंटर करेंगे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट लिखेंगे पाइथन के सिंटैक्स को फॉलो कर रहा है तो चलेगा, नहीं कर रहा है तो एरर जैसे अभी आई थी ये आ जाएगी। तो बस इस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है ना, उसमें काफी सारी चीजें हो गई, लाइक पाइथन का इंट्रोडक्शन हो गया, पाइथन इंटरप्रेटर हो गए, कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, पहला प्रोग्राम लिखना, कैसे रन कराते हैं। तो इन सब की रिकॉर्डिंग है जो हमने करी है, और इन सब चीज़ों के कुछ मेरे पास थ्योरी नोट्स हैं जो मैं लिख रहा हूँ, या और भी है मेरे पास। तो जो भी स्टडी मटेरियल है वो हम शेयर किया करेंगे। एक गूगल की एप्लीकेशन है जिसका नाम है क्लासरूम। क्लासरूम नाम की एक एप्लीकेशन है गूगल की, आप इसकी वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं classroom.google.com। इसकी मोबाइल ऐप आती है एंड्रॉइड के लिए भी और iOS के लिए भी, आप मोबाइल में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जीमेल अकाउंट का यूज करके आप इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अभी आप जब जाएंगे क्लास से तो जो हमारे बैच कोऑर्डिनेटर हैं मधुर सर, अकाउंट में या रिसेप्शन पर आपको मिल जाएंगे, तो आप उनसे इस वाले बैच का क्लासरूम का इनविटेशन लिंक लेते हुए जाएंगे। इनविटेशन लिंक ऑफ पाइथन बैच, या ऐसे बोलना इनविटेशन लिंक चाहिए 4 बजे वाले बैच का, 4 PM बैच वीक में। तो वो आपको एक इनविटेशन लिंक दे देंगे जिसके थ्रू आप ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, ज्वाइन होने के लिए जीमेल अकाउंट होना चाहिए, वो होगा ही होगा आपके पास। ठीक है, जो लोग ऑनलाइन है वो लोग कैसे एक्सेस करेंगे, उनके लिए 92889097 ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और सेम आप उनसे पूछिए
कि जो पाइथन का नया बैच बना है 4 PM, उसका क्लासरूम का इनविटेशन लिंक शेयर कर दें, तो वो आपको शेयर कर देंगे। मैं सिर्फ उस पर जो भी स्टडी मटेरियल है डेली बेसिस पर अपलोड किया करूंगा। ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही मैंने पूरी पाइथन अपलोड कर दी, ऐसे तो इंटरनेट में बहुत सारे रखे हुए हैं। ठीक है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, वही सब रिकॉर्ड हो रहा है और वही एज इट इज आपके पास पहुंच जाएगा। तो अगर आप घर जाके रिवाइज करना चाहते हैं किसी भी चीज को, सिंपली रिकॉर्डिंग ओपन करेंगे और एज इट इज पूरी क्लास आप अपनी रिवाइज कर सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग आपको घर जाकर डाउनलोड करनी है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। हमारे पास 15 से 20 दिन तक अवेलेबल होगी रिकॉर्डिंग। 15 से 20 दिन के बाद हमारी रिकॉर्डिंग सर्वर से अपने आप डिलीट हमारी हो जाती है। कल जब आप आएंगे तो जब इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे तो मैं आपको इस ग्रुप को यूज करना सिखा दूंगा, कैसे आप यूज करेंगे, कैसे फाइलों को डाउनलोड करेंगे, जो मैं आपको टास्क दूंगा करने के लिए असाइनमेंट वगैरह कैसे आप मुझे सबमिट करेंगे, सारी फैसिलिटी इसके अंदर होगी। तो कल हम इसको सीखेंगे। तो हमारा जो बैच का स्टैंडर्ड टाइम रहेगा वो हमारा 4 PM ही रहेगा। तो कल मिलेंगे सब लोग 4। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी का हो, कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। और क्लास के बाद अगर कोई आपकी क्वेरी है जो नॉन टेक्निकल है ना, तो उसके लिए अगेन वही नंबर जो मैंने लिखा था इस पर आप कॉल करके मैसेज करके इनसे पूछ सकते हैं, 9289097287। घर जाके पढ़ते समय कोई, ये है कौन नॉन टेक्निकल क्वेरी, इनको पाइथन नहीं आती तो इनसे मत पूछना प्रिंट में एरर आ रही है कैसे चलेगा। ठीक है, तो अगर आप घर जाते समय, घर पे पढ़ते समय कोई टेक्निकल इशू फेस करते हैं तो आपके पास जो सॉल्यूशन होगा वो ये होगा कि जो मेरी रिकॉर्डिंग वो आपके साथ जा रही है। मान के चलो मेरी कॉपी आपके साथ चल रही है, जो मैं बोल रहा हूँ आपके साथ जा रहा है। ठीक है, तो आप उस रिकॉर्डिंग को देखकर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर फिर भी नहीं होती है, नोट डाउन कर लें, अगले दिन क्लास में हम लोग मिलेंगे तो उस समय हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये सोचना सही नहीं होगा कि सर तुरंत अवेलेबल क्यों नहीं हो सकते आप, तुरंत हम कॉल करेंगे आपको, तुरंत बता दो क्या गलती है हमारे प्रोग्राम में। तो ये सोच के चलिए कि जिस समय आप पढ़ रहे होंगे उस समय भी साइड में किसी दूसरे का बैच ले रहा होगा। अगर मान लीजिए आप इस बैच में पढ़ा रहा हूँ और बाकी कोई बच्चा भी पढ़ रहा है घर पे अपने, और अब वो सोच रहा है कि मेरे एरर आ रही है तुरंत सर मिल जाए मुझे, वो मुझे कॉल करे मैं उठा लूँ, सर आपकी क्लास कैसे लूंगा। तो ये तो सबके लिए है। ठीक है सर, कभी तो घर जाते हो गए, भाई मेरी फैमिली भी है ना। तो बेटर है प्रोफेशनल वे हम फॉलो करेंगे। जो भी आपको कम्युनिकेट करना है मेरे साथ, आपका टाइम 4 बजे से है, यहाँ से आप मुझसे पूछ के जाइए। कोई ऐसी चीज है जो सबके सामने पूछना चाहते हैं सबके सामने पूछ लीजिए। आपको लगता नहीं सर कोई ऐसी चीज है जो पर्सनली पूछनी है, क्लास के बाद आप मुझसे पर्सनल मिलकर पूछते जा सकते हैं। पढ़ते समय जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं रिकॉर्डिंग से सॉल्व करने की कोशिश करें, नहीं हो पा रही है नोट डाउन कर लें, नेक्स्ट डे क्लास में डिस्कस करके जरूर जाए। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना, कल मिलेंगे 4 बजे।